तो हेलो दोस्तों, आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये कहानी है एक दाफेन नाम की एक जीनियस कल्टीवेटर की। एक ऐसा कल्टीवेटर जिसके सामने एक अच्छा सा अच्छा कल्टीवेटर नहीं टिक सकता। दाफेन की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है कि कोई पता भी नहीं कर पाता कि वो किस तरह की कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करता है। दाफेन का जन्म भी कुछ मिस्टीरियस तरीके से हुआ था। करीब 16 साल पहले एक तूफानी रात आई थी। जिस तूफानी रात में मास्टर को एक समुद्र के किनारे बच्चा मिला था। वो रात इतनी ज्यादा खतरनाक थी, जो तूफान उस रात में आया हुआ था कि वो अच्छे से अच्छे गांव को तबाह कर दे। तो जैसे ही मास्टर को समुद्र के किनारे वो बच्चा मिला, उसको हाथ में लेते ही ये तूफान थम गया और सारी तबाही भी रुक गई। उसके बाद से मास्टर ने उस बच्चे का नाम रखा दाफेन। दाफेन के यहाँ पे आते ही तूफान खत्म हो गया था। उनका यह मानना था कि दाफेन का जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वो आने वाली बहुत बड़ी तबाही का खात्मा करेगा। वो अच्छाई का साथ देगा और दुनिया को बचाने की कोशिश करेगा। इस वजह से मास्टर ने दाफेन की कल्टीवेशन सबसे दूर रह के जंगल में स्टार्ट करवा दी। दाफेन जो भी कल्टीवेशन करता वो नॉर्मल कल्टीवेशन से काफी ज्यादा अलग होती। उसका कल्टीवेशन में लेवल तो सेम होता, लेकिन जिस लेवल पे वो होता है उस लेवल का कोई बंदा भी अगर उससे मुकाबला करने के लिए आ जाए तो दोनों में ऐसा लगता था कि जमीन आसमान का फर्क है। दाफेन के पास काफी ज्यादा पावर थी। उसके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो खुद भी नहीं समझ सकता था कि उसके पास कितनी पावर है। दाफेन एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि हमेशा अच्छाई का साथ देता है और लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। उसके इस कल्टीवेशन की सफर में उसकी मुलाकात एक प्रिंसेस से हो जाती है और उस प्रिंसेस के अंदर एक मिस्टीरियस तरह की एक बहुत ही अलग बीमारी थी कि रात होते ही उसका पूरा बदन जो होता वो जमने लग जाता था। प्रिंसेस ने उसका इलाज ढूंढ लिया था, लेकिन कहीं भी उसका इलाज नहीं मिला। लेकिन जब प्रिंसेस दाफेन से मिलती है तो उसको लगता है कि दाफेन का कल्टीवेशन इतना मिस्टीरियस है जिससे उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। फिर उसके बाद दाफेन ये एहसास करता है और वो कहता है कि वो प्रिंसेस का साथ देगा और उनकी जो भी परेशानी है उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। इस सीरीज की शुरुआत होती है रात के टाइम पे, जहाँ पे बाजार में बहुत ज्यादा चहल पहल मची हुई थी। सब सामान खरीद रहे होते हैं और वहाँ पे एक ऐसा आदमी भी था जो स्पिरिचुअल स्टिक बेच रहा था। उस स्टिक से इतनी पावर निकलती है कि वो एक स्टिक से कुछ भी ऐसा आर्टिव बना लेती है। वो कह रहा होता है कि जो भी वो स्टिक को खरीदेगा वो इससे स्पिन पर्ट को बना सकता है और अपने दुश्मनों का मुकाबला भी कर सकता है। बहुत सारे लोग आकर के स्टिक पर्ट को बनाने की कोशिश करते हैं और वो उससे स्टिक वगैरह बहुत सारी खरीदते हैं। वही बाजार में एक घोड़ा गाड़ी गुजर रही थी। उसके अंदर बल्कि कोई और नहीं, उसमें बस प्रिंसेस ही है। प्रिंसेस वहाँ पे आई होती है क्योंकि उन्हें बीमारी का इलाज के लिए दवा चाहिए थी, इसलिए वहाँ पे एक ऐसा कोई मेडिसिन देने वाला होता है जो सारी एक बीमारी का इलाज रखता है। प्रिंसेस अपने बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए आई होती है, इसलिए वो मेडिसिन किंग को ढूंढना चाहती है। उसके साथ उसकी जो एक असिस्टेंट है जूडी नाम की लड़की, वो भी उसके साथ आई हुई होती है। कैपिटा सिटी में वो आए होते हैं तो वहाँ का नज़ारा इतना अच्छा होता है कि वो देख करके बहुत ज्यादा खुश होती हैं। वो लोग बाजार का सैर करते हुए आगे से बढ़ते हुए जा रहे थे। जब रात के 12 बजने वाला होता है तो प्रिंसेस की बीमारी जो होती है एक्टिवेट हो जाती है। प्रिंसेस के साथ जो साथी आया होता है वो कहता है कि अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए और कहता है कि सुबह होते हुए हम मेडिसिन किंग को ढूंढने निकल जाएंगे और प्रिंसेस भी हामी भर देती है। फिर उसके बाद वो माउंटेन टैम पे रुकने का फैसला करते हैं। वहाँ पे उसकी देखभाल करने के लिए एक बूढ़ा होता है और वहाँ पे दाफेन भी गुजर रहा होता है। दाफेन कहता है कि ये तो फेमस माउंटेन का टेम्पल है यहाँ पे, लेकिन कोई है क्यों नहीं। बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसे ये जगह वीरान हो चुकी है। वहाँ पे सफाई करने वाला कर्मचारी बताता है कि ये कुछ समय पहले यहाँ पे ये पूरी जगह भरी हुई रहती थी। यहाँ पे लोग आते थे और प्रार्थना करके जाया करते थे। अब लोगों ने यहाँ पे आना कम कर दिया है। यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान भी नहीं बचा है जो यहाँ की देखभाल करता। मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं आता। दाफेन एकदम हैरान रह गया था, इतना अच्छा टेम्पल कैसे ये वीरान हो गया। और जो सफाई करने वाला होता है वो माउंटेन गॉड दाफेन के तरफ सर झुका करके वहाँ पे प्रार्थना कर रहा होता है। दाफेन सोचता है कि जब वो माउंटेन टेम्पल पर आ ही गया है तो क्यों ना उन्हें रिस्पेक्ट दे दे। माउंटेन गॉड के सामने वो झुक जाता है और अपना सर झुका लेता है और उसी टाइम उसकी पावर एक्टिवेट होने लग जाती है और वहाँ पे एक स्पिरिट होती है जो बाहर निकल कर आ जाती है। दाफेन की जो पावर होती है वो माउंटेन गॉड के
के अंदर जाने लग जाती है। मूर्ति के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि वो मूर्ति को तबाह कर देगा और आसपास के इलाके में तूफान सा आ जाता है। प्रिंसेस ये देख करके हैरान हो गई थी कि अचानक से गॉड टेम्पल पर क्या हो रहा है। दाफिन रिस्पेक्ट करके जैसे ही उठ रहा होता है, जिस चीज का डर था वही वहीं पे हो जाता है। फिर माउंटेन गॉड की जो मूर्ति है वो चकनाचूर हो जाती है। सफाई करने वाला जो टेम्पल का जो बंदा था वो कह रहा था कि अब अनर्थ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। माउंटेन गॉड की मूर्ति टूट गई। अब ऐसा लगता है कि कोई बड़ी तबाही आने वाली है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाता है और दाफिन जो होता है वो भी घबरा जाता है और कहता है मैं तो यहाँ पे अपना रिस्पेक्ट पेश करने के लिए आया हुआ था, इसके अलावा तो कुछ किया ही नहीं। फिर ये मूर्ति कैसे टूट गई? फिर वो सोचता है कि ये मूर्ति कमजोर हो गई थी इसलिए टूट गई होगी। फिर वो मूर्ति को देखने लग जाता है और उससे देखता है कि क्या वो उसे फिर से ठीक कर सकता है। जैसे ही दाफिन ये काम कर रहा होता है वैसे ही वहाँ पे प्रिंसेस का जनरल पहुंच जाता है। जनरल कहता है लड़के देखो यहाँ पे तो रात हो गई है और हमारे साथ कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, तो क्या हम यहाँ पे रात गुजार सकते हैं? तो दाफिन कहता है अरे यार ये मेरी जगह नहीं है, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मैं तो ऐसे ही टेम्पल के अंदर आ गया, आपको जहाँ रहना आप रह सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है इसमें। और जो जनरल होता है वो दाफिन का शुक्रिया अदा करता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और कहता है कि तुमने हमें यहाँ पे रुकने के लिए कह दिया। और वहाँ पे जितने लोग आए हुए होते हैं जनरल के साथ साथ प्रिंसेस के साथ जो भी सब लोग वहीं पे कैंप लगा करके रुक जाते हैं और वहाँ पे खाना खाने लगते हैं। और जो जनरल था वो भी दाफिन को कुछ खाने के लिए देता है क्योंकि दाफिन के पास कुछ था नहीं खाने के लिए, और दाफिन भी उसका खाना लेकर के बड़े आराम से खाता है क्योंकि दाफिन को भूख भी बहुत लगी हुई थी। और जनरल कहता है दाफिन से क्या तुम अपने बारे में बताओगे, तुम यहीं आस पास रहते हो कहीं और यहाँ पे आना कैसे हुआ? दाफिन कहता है कि मैं यहीं पे पास में रहता हूँ माउंटेन पे अपने मास्टर के साथ, मैं यहाँ पे माउंटेन से बाहर निकल के आया था, कुछ जरूरी काम है मुझे। तो जनरल कहता है कि तुम माउंटेन पे रहते हो ना, तो वहाँ पे एक मेडिसिन किंग रहता है, क्या तुम मेडिसिन किंग के बारे में बता सकते हो और वो कहाँ मिलेगा, मुझे उसकी जरूरत है। दाफिन कह रहा था कि तुमने आने में देरी कर दी। दाफिन कहता है कि मेडिसिन किंग तो 3-4 साल पहले मर चुका है, अब तुम उसको नहीं ढूंढ पाओगे। यह सुनकर जनरल भी परेशान हो जाता है और ये तो गड़बड़ हो गई, प्रिंसेस तो बहुत उम्मीद से यहाँ पर आई थी। जनरल कहता है कि मेडिसिन किंग के वजह ये कैसे ठीक हो सकता है, और जनरल घोड़ा गाड़ी के पास आता है और प्रिंसेस से कहता है कि देखो प्रिंसेस, अब तो मेडिसिन किंग जो है मर चुका है जो कि आपकी बीमारी का इलाज ढूंढ पाए। और रात को आराम करने के लिए सभी वहाँ पे लेट जाते हैं और जनरल को लग रहा था कि कोई आसपास तो है जो उनके ऊपर नजर रखे हुए है। जनरल अपना भाला निकाल के रेडी हो जाता है, मैं उसका मुकाबला करूंगा ताकि प्रिंसेस को कुछ ना हो। तब वहाँ पे आता है एक सियो नाम का बंदा, उसको देख करके जनरल और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। असल में वो इसी सेट का एक मेंबर हुआ करता था जहाँ पे प्रिंसेस है, लेकिन ये एक जासूस था, वह एक जासूस था। जब प्रिंसेस को यह पता चलता है तो प्रिंसेस उसे अपने सेट से निकालकर बाहर कर देती है। इसीलिए वो जो सियो नाम का बंदा होता है वो गुस्से में यहाँ पे आया होता है। वो कहता है कि प्रिंसेस की हिम्मत कैसे हुई मुझे सेट से बाहर निकालने की, वो प्रिंसेस को मारने के लिए यहाँ पे आया होता है। जनरल कहता है तुम यहाँ से चला जाए तो प्रिंसेस का कुछ भी नहीं कर सकता। सियाओ कहता है कि क्या तुमने कल्टीवेशन पावर बढ़ा ली क्या, मैं यहाँ से क्यों चला जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा। वो कह रहा था कि जब मैं वहाँ पे था तब तुम मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर था, तू तो मेरे मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो तुझे चुटकियों में खत्म कर दूंगा। वो कहता है कि अब मैं प्रिंसेस के साथ तुम सबको मार डालूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो अपने स्मार्ट से एक स्लैश अटैक करता है कि जनरल और उसके बाकी सिपाही दूर चले जाते हैं। जो सियाओ नाम का बंदा होता है वो प्रिंसेस से कहता है कि तू बाहर निकल, और तूने मुझे इस सेट से बाहर क्यों निकाला, वरना मैं अंदर घुसकर तेरी जान ले लूंगा। और जनरल जो होता है वो फिर से सियाओ के बीच में आ जाता है। जनरल कहता है कि देखो जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक प्रिंसेस को कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसे ही चल रहा होता है और दाफिन दूर से खड़ा होकर के सब कुछ देख रहा होता है। दाफिन समझ नहीं पाता और वो ये सोचता है कि कौन ये बंदा है सियाओ जो यहाँ पे फाइट करने के लिए आया होता है। और जो वहीं पे सियाओ होता है वो एक के बाद एक जो होता है अटैक करता है और जनरल के पास भी अटैक करता है। ऐसा लग रहा था कि सियाओ सारे सिपाही को मार देगा और वो आसानी से भी प्रिंसेस को मार सकता है। जनरल जो होता है वो अपनी पूरी बाजी लगा करके वो चाहता है कि वो प्रिंसेस को बचा ले, और जनरल की मार खा के हालत खराब हो गई थी। सियाओ जो होता है वो जनरल के ऊपर अटैक ही करने वाला होता है। तब तक दाफिन जो होता है एक लकड़ी उठा करके सियाओ के ऊपर अटैक करता है जिससे वो जनरल को नहीं मार पाता है। जनरल तो बच जाता है लेकिन सियाओ पागल हो चुका था कि कैसे ये बच गया। वो सोच रहा था कि ये लड़का है कौन
आखिर ये मेरी फाइट के पीछे टांग क्यों अड़ा रहा है। स्याओ जो होता है वो सारा अपना ध्यान वहाँ से हटा करके वो दाफेन की तरफ ही कर देता है ताकि वो उसे मार सके। वो दाफेन से कहता है कि देखो तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारा मैटर नहीं है और तुम बिना वजह के फंस जाओगे, तुम यहाँ से भाग सकते हो। दाफेन कहता है कि देखो जनरल, तुम लोगों ने अपना खाना भी शेयर किया और हम लोगों ने इतना टाइम भी बिताया साथ में, तो क्या मैं उसके लिए तुमसे शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकता हूँ। इससे यह कह करके फिर दाफेन जो होता है अपने कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उसके अंदर से इतना पावर निकलता है कि वहाँ की पूरी जगह ही हिल गई थी, जैसे तूफान ही आ गया होता है। बवंडर क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद दाफेन जो होता है एक हेवन पिलर को बाहर निकाल लेता है। देखते ही देखते वो 1 या 2 हेवन पिलर को बाहर निकाल लिया था। देख के सभी ये हैरान हो जाते हैं। हेवन पिलर वो है जो कि इंसान की पावर को दिखाते हैं। जो वहाँ पे लोग थे वो कहते हैं कि ये हेवन पिलर को एक साथ कर लिया है, इसका मतलब ये तो ब्रेक थ्रू कर लिया है और कल्टीवेशन इसकी तो बहुत ज्यादा हाई है। ये तो कम ही उम्र का लड़का लगता है, लेकिन इसकी पावर तो बड़े से बड़े लोगों के आगे भी ज्यादा पड़ जाएगी। दाफेन जो होता है इतना भयंकर लग रहा होता है कि लोगों की देख करके रूह कांप जाए। और जो स्याओ आया होता है वो कहता है कि मैं तो इसका कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो मेरा सारा काम तमाम कर देगा। मैं तो यहाँ पे मूड में आया था कि बढ़िया वाली फाइट करूंगा, लेकिन इसकी फाइट देख करके तो बहुत ज्यादा है। और वो ये देख करके स्याओ जो होता है वो यहाँ से भाग जाता है और ये कहते हुए जाता है कि मैं तुम्हारी जान लेने के लिए किसी और को लेकर के आऊंगा यहाँ पे। वो कहता है कि तू नहीं बचेगा, मैं तुझे मार के ही रहूंगा। जनरल जो होता है वो दाफेन का शुक्रिया अदा करता है। जनरल कहता है कि जो तुमने मुझे स्याओ से बचा लिया, मुझे नहीं पता था तुम इतने कम उम्र में कंडेंसेशन प्रक्रिया को ब्रेक थ्रू कर चुके होगे, तुम तो जीनियस हो यार। दाफेन कहता है कि हाँ यार, मेरे मास्टर भी मुझे जीनियस ही कहते हैं, पता नहीं कि वो मुझे जीनियस कहते हैं। फिर दाफेन कहता है कि हाँ हो सकता है मैं जीनियस होऊंगा, इसलिए ये लोग मुझे जीनियस कहते हैं। दाफेन को देख करके प्रिंसेस जो होती है वो घोड़ा गाड़ी से बाहर निकल के आती है और कहने लग जाती है दाफेन तुम तो सच में बहुत कमाल के हो। और कहती है कि इतना ज्यादा पावरफुल बंदा मैंने इतनी कम उम्र में कहीं नहीं देखा था। दाफेन जो होता है प्रिंसेस को देखता रह जाता है क्योंकि प्रिंसेस थी ही इतनी सुंदर, उसकी आंखें ही नहीं हट रही थी। और प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया दाफेन, जो तुमने हमारी जान बचाई। प्रिंसेस कहती है कि दाफेन तुम्हें जब भी जरूरत पड़े हमारी, तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहूंगी। दाफेन कहता है कि ये प्रिंसेस तो नहीं होगी, अगर ये प्रिंसेस होती तो इसके पास कल्टीवेशन पावर होती। वो कहता है कि सुंदरता के साथ भी कल्टीवेशन पावर रखना भी बहुत बड़ा काम होता है। जूडी जो होती है वो दाफेन से कहती है कि तुम्हारी लगता है ना आंखें खराब हो गई हैं। हमारी जो प्रिंसेस है ना वो बहुत ज्यादा कल्टीवेशन में हाई लेवल की है और इतनी सुंदर भी है कि वो इतनी सुंदर है, क्या पता इसकी वजह से किसी को नजर लग गई होगी और वो बीमारी का शिकार हो गई है जिसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा है। प्रिंसेस कहती है कि दाफेन सच में वो जो मेडिसिन किंग है वो मर गया है, क्योंकि मैं यहाँ पे बड़ी उम्मीद से आई थी, मुझे किसी भी कीमत पे वो मेडिसिन किंग चाहिए था। दाफेन कहता है कि मेडिसिन किंग मर चुका है क्योंकि मेरे मास्टर ने कहा था और मास्टर का कहा हुआ कभी झूठ नहीं हो सकता। यह सुनकर प्रिंसेस कहती है लगता है मेरी किस्मत ऐसी ही रहेगी, अब अपनी सारी जिंदगी हर रातों को तड़पते हुए गुजारना पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है मेरे इस तकलीफ का, अब तरीका भी ढूंढना बंद कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई तरीका एग्जिस्ट करता होगा कि मेरी इस बीमारी को ठीक कर सके। प्रिंसेस कहती है कि छोड़ो इस बारे में, अच्छा बताओ कि तुम यहाँ पे जा कहाँ रहे थे। दाफेन कहता है कि मैं कैपिटल सिटी जा रहा था, मेरी एक सीनियर सिस्टर है, मैं उनसे ही मिलने जा रहा था। मैंने अपनी सीनियर सिस्टर को आज से पहले कभी नहीं देखा, बस मुझे मास्टर से पता चला कि मेरी कोई सीनियर सिस्टर भी है जो कि कैपिटल सिटी में रहती है, तो मैं उन्हीं को ढूंढने के लिए जा रहा था। तो प्रिंसेस कहती है कि अरे वाह, ये तो अच्छा ही है, मैं भी कैपिटल सिटी ही जा रही हूँ, अगर तुम्हें भी वहीं जाना है तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। और प्रिंसेस कहती है क्या तुम अपने सीनियर सिस्टर का नाम बता सकते हो, क्या पता मैं उसको जानती हूँ कैपिटल सिटी में। दाफेन कहता है कि मेरी जो सीनियर सिस्टर है ना उनका नाम है किंग जॉ। उनका नाम सुन करके वहाँ पे जो खड़े हुए लोग रहते हैं वो ये सुनकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो जो लड़की है वो बहुत खतरनाक है, बड़ी फेमस बंदी है, सभी लोगों के होश उड़ चुके थे किंग जॉ का नाम सुनते ही। दाविस कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं कभी उससे मिला भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मेरा और उसका क्या रिश्ता है। वो कहता है कि जब तक मैं किंग जॉ से मिलता नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा और उसका क्या रिश्ता है। मैं ये सारे रिश्ते क्लियर करने के लिए मैं किंग जॉ के पास जा रहा था। प्रिंसेस कह देती है कि झूठ बोल देती है कि मुझे नहीं पता किंग जॉ कौन है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगी कैपिटल सिटी में, हम लोग मिलकर ढूंढने की कोशिश करेंगे किंग जॉ को। दाफेन कहता है कि अरे यार आप
लोग तो बहुत कितने भले लोग हैं। मैं खुद ही सोच रहा था कि सवारी का बंदोबस्त हो जाता तो कितना अच्छा रहता। आपने फ्री में ही मेरी सवारी का बंदोबस्त कर दिया। पर जैसे ही आधी रात होती है वैसे प्रिंसेस की जो बीमारी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वैसे ही उसका बदन एकदम पूरा जमने लग गया था। उसकी पूरी हालत खराब हो जाती है और उसके साथ जो लड़की होती है वो उसे घोड़ा गाड़ी के अंदर ले जाने लगती है। तो फिर जो होता है वो जनरल से पूछता है कि तुम्हारी प्रिंसेस को क्या हो गया, कौन सी बीमारी है उसको, और कहता है कि इससे पहले मैंने ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी थी। और जनरल भी परेशान हो जाता है और जनरल कहता है कि इसी का तो इलाज ढूंढने के लिए हम लोग निकले हुए थे। अब तो इसका इलाज भी नहीं मिलेगा। हमारी प्रिंसेस तो बहुत ही हिम्मत वाली है और किसी को इतनी तकलीफ अगर हर रात को होती ना तो वो कब का अपनी जान ले लिया होता। लेकिन प्रिंसेस ऐसा नहीं करती, वो हर तकलीफ को बर्दाश्त करती हैं। और ये सारी बातें छोड़ो और जाके सो जाओ, कल हमें लंबे सफर के लिए निकलना है। वैसे ये जो सियाव आया था वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, क्या पता वो फिर से लौट के आ जाए। तो मैं रात में यहाँ पे निगरानी रखता हूँ, तुम आराम से यहाँ पर सो जाओ। और दाफेन जो होता है वो आराम से टेम्पल के अंदर जाके सोने लग जाता है और उसको अजीब सी बेचैनी हो रही थी, उसको नींद ही नहीं आ रही थी और उसको समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा था। और वापस से उठ के बैठ जाता है और अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। कम से कम उसकी बेचैनी तो खत्म होगी और थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा। और कल्टीवेशन करने से उसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था और वो आसपास के इलाके में फैलने लग जाता है। वहाँ पे आग भी जल गई थी, इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा था। और जैसे ही वो ऑरा जो होता है घोड़ा गाड़ी के अंदर आता है और कुछ प्रिंसेस के पास आता है तो उनकी तकलीफ थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग रही थी। और प्रिंसेस की हैरान थी कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, कहाँ से इतना अजीब सा ऑरा आ रहा है जो मेरी तकलीफ को कम कर रहा है। बड़ी अजीब बात है ये। और वो जूडी से कहती है आखिर जाके बाहर देखो कि क्या हो रहा है, कहाँ से ऑरा यहाँ पर आ रहा है। जूडी जो होती है वो जाके बाहर चेक करती है और देखती है दूर दाफेन दिखाई देता है जो अपना कल्टीवेशन कर रहा था, उसी का ऑरा यहाँ पर आ रहा होता है। प्रिंसेस जो होती है वो जूडी से कहती है कि दाफेन से कह दे कि वो अपना कल्टीवेशन रोक दे। अगर वो अपना कल्टीवेशन बंद कर दे तो उससे पता चल जाएगा कि उसी का ऑरा आ रहा था जो मेरी तकलीफ को दूर कर रहा था। जूडी जो होती है दाफेन से कहती है कि दाफेन रुक जाओ, क्या तुम इस टाइम कल्टीवेशन कर रहे हो, सुबह कर लेना, जाओ सो जाओ। दाफेन जो होता अपना कल्टीवेशन रोकना तो नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी वो रोक देता है। दाफेन जो होता अपना कल्टीवेशन रोक देता है और प्रिंसेस की जो तकलीफ है वो और भी ज्यादा बढ़ गई होती है। प्रिंसेस समझ गई थी कि दाफेन के जो कल्टीवेशन का ऑरा था वही मेरी तकलीफ को दूर कर रहा था। प्रिंसेस जो होती है जूडी से कहती है कि जाओ दाफेन से कहो कि वो अपना कल्टीवेशन शुरू फिर से स्टार्ट करे और उससे कहो कि मेरे नजदीक आकर के कल्टीवेशन करे ताकि और ऑरा मेरे अंदर आ सके। जूडी जो होती है वो जाके दाफेन से कहती है कि अपना कल्टीवेशन फिर से स्टार्ट कर दो और वहाँ पे नहीं, घोड़ा गाड़ी के पास स्टार्ट करो। दाफेन कहता है कि अरे यार ये क्या पागल लोग हैं जो अभी कह रहे हैं कि कल्टीवेशन करो, अभी कह रहे हैं कल्टीवेशन नहीं करो, दिमाग खराब करके रखा है। वो जूडी से कहता है कि देखो मैं भला इंसान हूँ, लोगों की भलाई करता हूँ, लेकिन फिर भी वो प्रिंसेस के लिए वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करने लग जाता है। दाफेन जो होता है कल्टीवेशन फिर से करने लगता है लेकिन वो ऑरा जो होता है वो कम जा रहा होता है। तो फिर प्रिंसेस जूडी से कहती है कि जाओ दाफेन से कहो कि घोड़ा गाड़ी के अंदर आके कल्टीवेशन करे, ज्यादा ऑरा मेरे अंदर आएगा ताकि मेरी तकलीफ कम हो जाएगी। जूडी कहती है कि अरे आप ये क्या कह रही हैं, अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई, आप एक अनजान इंसान के साथ कैसे रह सकती हैं। प्रिंसेस कहती है कि मेरी तकलीफ इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं अपनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ और कहती है कि जाओ दाफेन से कहो कि आके यहाँ पे कल्टीवेशन करे। जूडी जो कहती है कि दाफेन जाओ अंदर कल्टीवेशन करो और कहती है कि कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, अगर तुमने एक भी नजर प्रिंसेस को उठा करके देखा तो बहुत बुरा होगा। दाफेन खुद भी शर्मा रहा था कि कैसे वो अंदर जाएगा लेकिन वो प्रिंसेस के लिए हामी भर देता है और वो अंदर जाके ही कल्टीवेशन करता है। और जूडी कहती है कि देखो एक याद है ना जो मैंने कहा था, एक बार भी नजर उठा करके मत देखना, मैं घोड़ा गाड़ी के बाहर ही खड़ी हूँ, कोई आवाज सुनी तो मैं तुम्हें घोड़ा गाड़ी के अंदर घुसकर मार दूंगी। दाफेन जो होता अंदर आता है तो वहाँ पे पूरा माहौल ही ठंडा हो चुका होता है। प्रिंसेस की जो हालत होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है और वो दाफेन से कहती है कि दाफेन जल्दी कल्टीवेशन स्टार्ट करो। और दाफेन जो होता है वो अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और दाफेन कल्टीवेशन कर रहा होता है तो उसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा होता है वो चारों तरफ गर्म कर रहा होता है और जो प्रिंसेस की बॉडी जम रही थी वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगी थी। और प्रिंसेस जो होती है वो आती है और दाफेन के पीछे जो होती है आकर के बैठ जाती है और दाफेन से कहती है कि थोड़ा अपने कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ाओ और थोड़ा फास्ट कल्टीवेशन करो और जो मेरी तकलीफ है ना वो कम होने लग जाए। प्रिंसेस को इतना करीब बैठा हुआ देख करके दाफेन भी थोड़ा थोड़ा शर्माने लग जाता है। दाफेन जो होता है वो थोड़ा थोड़ा घबरा रहा होता है लेकिन तब भी
फिर भी वो कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया होता है और वो करता रहता है। दाफिन जो होता है जितने तेजी से कल्टीवेशन बढ़ा रहा होता है, वैसे ही प्रिंसेस की जो तकलीफ थी वो धीरे धीरे कम हो रही होती है। दाफिन की कल्टीवेशन की वजह से जो पूरी घोड़ा गाड़ी थी वो पूरा कल्टीवेशन से बच चुकी होती है। दाफिन कहता है कि मेरी कल्टीवेशन और मेरे ऑरा में ऐसा कौन सा असर है कि इनकी बीमारी ठीक हो रही है, कौन सी ऐसी बीमारी है यार। और ये काफ़ी अजीब बात है कि प्रिंसेस की बीमारी से ठीक हो रही है और मैं यहाँ काम आ रहा हूँ प्रिंसेस के लिए, ये बहुत अच्छी बात है ताकि उनकी बीमारी कम हो रही है। मैं किसी के लिए काम आऊँ, किसी की मदद करूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रिंसेस की तकलीफ कम हो रही होती है लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई होती है और बहुत ज़्यादा ऑरा की ज़रूरत थी। प्रिंसेस जो होती है वो थोड़ा खड़ा होने की कोशिश करती है और वहाँ वापस से गिर जाती है और उनकी तकलीफ और भी बढ़ जाती है और दाफिन घबरा जाता है कि अरे यार ये अचानक से क्या हुआ। दाफिन की कल्टीवेशन रुक चुकी होती है और उसकी कल्टीवेशन रुकते ही प्रिंसेस की और भी तकलीफ बढ़ चुकी होती है। दाफिन कहता है कि मुझे नहीं लगता कल्टीवेशन से कुछ होगा, मुझे कोई और तरीका निकालना पड़ेगा इस तकलीफ को कम करने का। और वो डिसाइड करता है कि अपनी पावर को थोड़ा सा प्रिंसेस के अंदर डाल देगा। प्रिंसेस की जो तकलीफ है एक ही बार में जल्दी से ख़त्म हो जाए। और दाफिन जो होता है अपने अंदर का जो थोड़ी सी पावर होती है, ऑरा होता है, वो सीधा का सीधा प्रिंसेस के अंदर डाल देता है। और जैसे ये काम हुआ था प्रिंसेस जो हवा में एकदम उड़ने लग जाती है। और दाफिन कहता है कि मैं तो थोड़ा सा ही ऑरा दे रहा था लेकिन कैसे इतना ज़्यादा ऑरा चला गया और उसी ऑरे की वजह से बहुत तेज़ी से धमाका होता है। हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि दाफिन जो होता है वो अपनी सीनियर सिस्टर को ढूंढने के लिए निकला होता है और उसी सफर में उसकी मुलाकात एक प्रिंसेस से हो जाती है। और प्रिंसेस के अंदर जो था वो किसी तरह की एक बीमारी थी जो रात होते ही प्रिंसेस की शरीर जो होती है वो जमने लग जाती है। और दाफिन को ये पता चलता है कि जब वो कल्टीवेशन कर रहा होता है तो उसके अंदर से जो ऑरा निकलता है उससे प्रिंसेस की बीमारी जो होती है वो ठीक हो सकती है। और वो प्रिंसेस के लिए जो है वो कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और जिससे कि वो प्रिंसेस की बीमारी ठीक कर सके। और वहाँ पे एक बंदा भी आ चुका होता है जो कि सेट का पुराना मेंबर था, वो सेट से निकाल चुका होता है क्योंकि वो घुसपैठिया बन के आया होता है, इसलिए उसे सेट से बाहर निकाल दिया जाता है। और वो अपना बदला लेने के लिए आया होता है और वो तोड़ फोड़ करने लग जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ पे दाफिन जो होता है वो प्रिंसेस का इलाज ही कर रहा होता है कि उनको लगता है कि घोड़ा गाड़ी के बाहर कोई आ चुका है और उनका शक बिल्कुल सही भी था। और घोड़ा गाड़ी के बाहर एक बंदा आया हुआ था जिसको सियाओ नाम के बंदे ने लाया था, जो कुछ टाइम पहले वो यहाँ पर झगड़ा करके गया था और दाफिन को धमकी भी दे करके गया था। वो अपने एक साथी जुगुन को लाया होता है और जुगुन जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी को तोड़ देता है। और जुगुन जो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था और सियाओ ने धमकी दी थी ना कि मैं अगली बार आऊंगा तो किसी स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ आऊंगा। और सियाओ जो होता है वो जुगुन को लेके आया होता है और जुगुन जो होता है वो प्रिंसेस और दाफिन को एक साथ देख के कह रहा होता है, अच्छा तो यहाँ पर रंगरलियां मनाई जा रही हैं। इतना दूर वो महल छोड़ के ये प्रिंसेस यहाँ पर आई है दाफिन से मिलने के लिए। अच्छी बात है, मुझे नहीं पता था ये प्रिंसेस ऐसी भी हरकत कर सकती है। लगता है ना जो प्रिंसेस का भी रोमांटिक मूड था ना उसको मैंने बिगाड़ दिया है। अब थोड़ा सा ही बिगाड़ा है तो पूरा बिगाड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद वो जुगुन से कहता है ना जाओ और उस दाफिन की जान ले लो। पिछली बार ना इसने मुझे अच्छे से डरा दिया था, इस बार उसको डराना नहीं है बल्कि इसकी जान ही ले लेना है। जूडी और जनरल जो होते हैं वो दाफिन के आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम प्रिंसेस को लेके यहाँ से जाओ, तब तक हम को संभालते हैं। प्रिंसेस की सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम प्रिंसेस को लेकर यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे उससे हमला करने के लिए चले जाते हैं। एक ही अटैक में वो दोनों गिर जाते हैं और जुगुन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड लिए प्रिंसेस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जुगुन प्रिंसेस के ऊपर हमला ही कर पाता कि दाफिन उसके बीच में आ जाता है और प्रिंसेस को बचा लेता है। और जुगुन जो था वो भड़क चुका होता है, वो अपनी कुल्हाड़ी लेके आया होता है। वो दाफिन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो दाफिन का कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि दाफिन जो होता है उसकी कुल्हाड़ी पे पैर रख के वहीं पे स्टॉप कर दिया था। दाफिन का पैर ही लगा था कि जुगुन उस कुल्हाड़ी को हिला भी नहीं पाता। जुगुन कह रहा, अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं तो अपनी पूरी जान ही लगा दिया और मेरी कुल्हाड़ी भी नहीं हिल रही। इसने तो ज्यादा प्रेशर भी नहीं लगाया फिर भी मेरी कुल्हाड़ी ही नहीं हिल रही। तब भी इसकी ताकत कितनी ज्यादा है कि मैं अपनी कुल्हाड़ी को हिला भी नहीं पा रहा। और दाफिन जो होता वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस के ऊपर हमला करने की। और वो एक ही पैर से हल्का सा प्रेशर क्या डालता है कि कुल्हाड़ी जमीन पे ही धस जाती है। तेरे बस की कुछ नहीं है, जा तू अपने बाप को लेके आ, तू कुछ नहीं कर सकता मेरा।
अपनी बेइज्जती देखते हुए जुगुन का दिमाग फिर चुका था, तो वो यहाँ पर अपनी ज्वाइंट स्प्लिट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो खुद को एक बहुत ही बड़ी स्प्लिट में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। वो बहुत ज्यादा बड़ा और काफी पावरफुल हो गया होता है और ताफेन उसके सामने बहुत छोटा सा लग रहा था। और जुगुन जो होता है वो कहता है कि ताफेन तू तो मरेगा, तूने मुझे उकसा दिया था मेरी इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए, तो अब तो इस टेक्निक का झेल के दिखा। लेकिन जैसे ही वो अपने पैर से अटैक करता है, दाफेन तो अपने पैर को हटा लेता है, लेकिन प्रिंसेस जो होती है वो उसके हाथ से छूट चुकी होती है और दोनों दूर बिखर जाते हैं। और जैसे प्रिंसेस दूर जाके गिरती, वैसे ही दाफेन जाके उनको उठा लेता है। दाफेन की ऐसी हरकत देख करके प्रिंसेस जो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दाफेन तो अपनी जान की बाजी लगा दी मुझे बचाने के लिए। दाफेन जो होता है वो प्रिंसेस से कह रहा होता है, देखो मैं यहाँ पे हूँ ना, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। आप ना यहाँ पे एंटरटेनमेंट का मजा लो, मैं आपको फुल मजा दिलाने वाला हूँ। और इसके बाद दाफेन जो होता है वो प्रिंसेस को एक जगह ला करके खड़ा कर देता है और दाफेन जो होता है वो गुस्से से जुगुन की तरफ बढ़ने लग गया होता है। दाफेन का दिमाग एकदम गर्म हो चुका था, अब तो यहाँ पर वो जुगुन को नहीं छोड़ेगा। तूने तो अपनी कमाल की टेक्निक दिखा दी, अब क्या मेरी टेक्निक नहीं देखेगा? अभी तो मैं तुझे दिखाऊं कि मैं तुझे क्या करके दिखा सकता हूँ। इसके बाद दाफेन जो होता है वो अपना फॉर्मेशन क्रिएट करके अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और फॉर्मेशन के अंदर से हेवन पिलर बाहर निकल के आता है। वो हेवन पिलर का फॉर्मेशन करने के बाद क्रिएट कर लेता है और दूर खड़ी प्रिंसेस ये सब देख रही होती है और कह रही होती है कि हेवन पिलर को समन करने का क्या ही मतलब हुआ। ये हेवन पिलर इंसान की कल्टीवेशन बस दिखाते हैं, हेवन पिलर का इस्तेमाल करते हुए कोई अटैक थोड़ी ना कर सकता है। फिर दाफेन ने इन हेवन पिलर को क्यों समन कर लिया? ये तो यूजलेस चीज है, हेवन पिलर का इस्तेमाल करते हुए कोई अटैक थोड़ी ना कर सकता है। लेकिन दाफेन जो होता है वो अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करते हुए हेवन पिलर को जमीन से बाहर घसीट लेता है। और यहाँ पे जो होता है उसका हेवन पिलर जो होता है वो दिखाने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए आया होता है। दाफेन जो है वो अपने हेवन पिलर का इस्तेमाल भी कर सकता है। अटैक करने के दौरान दाफेन हेवन पिलर को घुमाते हुए अपने कंधे के ऊपर रख लेता है, बिल्कुल किसी वेपन की तरह। जुगुन और वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे उनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि हम क्या देख रहे हैं। हेवन पिलर का इस्तेमाल कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक इल्यूजन चीज होती है। रियल में तो हेवन पिलर एग्जिस्ट भी नहीं करता, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल कैसे कर लिया? जुगुन तो काफी ज्यादा डर गया था। जुगुन स्ट्रिक्ट फॉर्म में था, तभी वो काफी ज्यादा कांपने लग जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे, लेकिन वो यहाँ पे आया था तो वो अपनी कुल्हाड़ी को बाहर निकाल लेता है। वो अपनी कुल्हाड़ी की मदद से एक सीट के अटैक दाफेन के ऊपर कर देता है, लेकिन दाफेन इस अटैक से बच जाता है। लेकिन दाफेन जो होता है वो अपनी हेवन पिलर की मदद से ऐसा अटैक करता है कि जुगुन जो होता है वो वहाँ से दूर फेंका गया होता है। उसकी इतनी बड़ी स्प्रिट भी दाफेन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जुगुन दाफेन से कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, चला जा। फिर से यहाँ पर रुकने के लिए रेडी नहीं होता, जितना हो सकता था उतना अटैक वो दाफेन के ऊपर करता था ताकि दाफेन को वो सांस लेने का चांस भी ना दे। कुछ टाइम में वो थक जाएगा तो उसे एक ना एक अटैक तो लगने ही वाला है, लेकिन दाफेन कहाँ ही थकने वाला था। वो शुरुआत में उसके सारे अटैक से बचता है और हेवन पिलर की मदद से वो ऐसा अटैक करता है कि पूरी जगह पे धमाका हो जाता है। इतना और बाहर निकलता है कि आसपास कोई ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जुगुन जो होता है वो अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, वरना ये अटैक अगर उसको लग गया तो समझ लो उसका खेल खत्म ही है। और वो इतनी ताकत लगा रहा था कि जैसे हो सके तो ये अटैक उसे ना लगे, लेकिन उसके सामने दाफेन की जो पावर होती है ना वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। और दाफेन जो होता है एक ही पिलर से जुगुन के ऊपर अटैक कर दिया। जैसे ही जुगुन के ऊपर अटैक होता है वैसे वो खून की उल्टियां करते हुए दूर फेंका जाता है। उसका जॉइंट स्प्लिट भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। दाफेन उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक जीनियस कल्टीवेटर हूँ, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं कर सकता। तू यहाँ पे इतने एटीट्यूड से आया था, मुझे लगा कुछ अच्छे से फाइट करेगा, लेकिन तू तो एक दो अटैक के ही अंदर ठेर हो गया। सुन, तू तो इसको लेकर के आया था ना मुझसे फाइट करने के, अभी तेरा ही हिसाब बाकी है, तू ही आके फाइट करना मुझसे। लेकिन जैसे पहली बार सियाओ भागा, लेकिन इस बार सियाओ और जुगुन दोनों ही अपनी जान बचा के यहाँ से भागते हैं। अब रात को वहाँ पर आग जला के हुए सभी लोग बैठे थे। दाफेन की पावर की वजह से प्रिंसेस की जो रात थी वो दाफेन की वजह से बहुत अच्छे से जा रही थी। आज की रात ठंडी लगी नहीं रही होती, वो बहुत ज्यादा खुश थी। अगर दाफेन नहीं होता तो ये रात तड़पते हुए ही जाती। दाफेन जो होता है वो प्रिंसेस को प्यार भरी निगाहों से और शर्माते हुए देख रहा था। और जूडी जो होती है वो सामने आके कहती है,
दाफेन अपनी ठरकी निगाह से प्रिंसेस की तरफ मत देखो वरना तेरी आंखें नोच लूंगा। ज़ियाओ और जुगुन को वहीं पर बहुत तेजी से गुस्सा आता है और कहता है कि इतनी बेइज्जती मेरी पूरी लाइफ में नहीं हुई जितना कि दाफेन ने पिछले कुछ घंटे में मेरी कर दी। हेवन पिलर का इस्तेमाल कैसे कर पाया, एक इल्यूजन चीज को रियलिटी में कैसे लेके आया, कैसा मिस्टीरियस बनता है वो दाफेन। और वहीं दाफेन से जनरल जो होता है वो पूछता है कि तुम हेवन पिलर का इस्तेमाल कैसे कर पाते हो, क्या इसकी भी कल्टीवेशन होती है? ये तो दिखाने के लिए होता है ना कि इसका इस्तेमाल करने के लिए। तुम्हारे पास कोई मैजिक ट्रिक वगैरह है क्या कि तुमने हेवन पिलर को ही बाहर निकाल लिया अपने इस्तेमाल करने के लिए? दाफेन कहता है कि आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो हमेशा से ही हेवन पिलर का इस्तेमाल करता हूँ, दूसरा कोई हेवन पिलर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और जनरल जो होता है वो बताता है कि तुम ही अभी हाल फिलहाल कंडेंसेशन लेवल पे हो, अभी तुम कंडेंसेशन लेवल पे ही रहो। मैं तुम्हें अपना हेवन पिलर दिखाता हूँ, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। जनरल जो होता है वो अपना कंडेंसेशन हेवन पिलर इस्तेमाल करता है लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। सिर्फ वो एक इल्यूजन था, चाहे वो कितना भी कोशिश क्यों न कर ले हेवन पिलर को पकड़ ही नहीं सकता। इसी वजह से बाकी लोग हैरान थे कि दाफेन अपने हेवन पिलर का कैसे यूज कर सकता है, वो भी तो अभी कंडेंसेशन लेवल पे ही है। लेकिन वो यही बात वहाँ पे आ गई कि अगर कोई दाफेन के इस लेवल पे हो तब भी वो दाफेन का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी वजह से जनरल और दाफेन एक ही लेवल पे थे लेकिन दोनों की पावर में चामान और आसमान का फर्क था। दाफेन खुद हैरान था कि ये एक ऐसी चीज कैसे हो सकती है, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता था कि उसकी कल्टीवेशन पावर इतनी मिस्टीरियस और इतनी अनोखी क्यों है। इसके हिसाब से उसको एक वरदान मिला है। इसके बाद सब लोग बैठ के वहाँ पे बातें करते और हंसी मजाक करते क्योंकि आज रात की टेंशन तो खत्म हो चुकी थी। ये लोग यहाँ पे खुश थे और ज़ियाओ और जुगुन दोनों बहुत ज्यादा भड़के थे। वो लोग दूसरा तरीका निकाल रहे होते हैं दाफेन से बदला लेने का। तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कहता है कि कोई यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो हेवन पिलर को रियलिटी में इस्तेमाल कर सकता है, क्या तुम लोग उससे मुझे मिलवाओगे? मैं उससे मिलना चाहता हूँ ताकि मैं उसे देख सकूँ, आखिर वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है। ज़ियाओ और जुगुन कहते हैं कि अबे तू कौन है बे, आधी रात को तू यहाँ पे हमारी बातें सुनने के लिए आ गया, चला जाए यहाँ से, हम तेरी मदद नहीं कर सकते। तभी वो बंदा वहाँ पर एक बैच दिखाता है, पूरा बैच दिखाता है, लगता है बड़ी फैमिली का वो बैच होगा। और वो दोनों जो होते हैं वहाँ पर उसके सामने झुक जाते हैं। वो कहते हैं कि सीनियर हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपको जरूर ले जाएंगे उस बंदे के पास जो हेवन पिलर का इस्तेमाल कर सकता है। तो बंदा वहाँ पे आया होता है, वो कहता है कि लगता है ना मेरी किस्मत बदलने वाली है, मैं उस इंसान को काफी टाइम से ढूंढ रहा था, वो इंसान मिल गया। अब मैं अपनी कल्टीवेशन पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लूंगा, पहले मैं उससे मिल तो लूं। ये कौन था, इसका कैसा इंटेंशन है दाफेन से मिलने का, अभी ये हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद हम इसमें अगले दिन का सीन देखते हैं। प्रिंसेस और सारे लोग थे वो कैपिटा सिटी के अंदर पहुंच चुके थे। प्रिंसेस के पास उसकी एक खास सिपाही आती है। वो यहाँ पे आने के बाद प्रिंसेस से माफी मांग रही थी। वो कहती है ना कि मैंने अपनी मेडिसिन किंग को ना डिसेबल वगैरह भी नहीं मिला क्योंकि मेडिसिन किंग जो है ना वो मर चुका है, इसलिए मुझे माफ कर दो, मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। और वो कहती है कि आप इसके लिए अगर मुझे सजा देना चाहें तो दे सकती हैं। प्रिंसेस कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रिंसेस कहती है कि जो मुझे इलाज चाहिए था ना वो मुझे मिल गया है, ना मुझे मेडिसिन किंग की जरूरत है ना मुझे उस डिसेबल की जरूरत है। उसके बाद जो सिपाही होती है वो बहुत ज्यादा सुन के खुश हो जाती है कि प्रिंसेस ने ऐसा कहा। प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। प्रिंसेस को इतना खुश इससे पहले कभी नहीं देखा था। उनकी खुशियों को नजर ना लगे, बड़ी मुश्किल से ये खुश होती हैं। और दाफेन जो होता है वो और दुकान के सामानों को काफी उछल उछल के देख रहा था, कौन सा सामान उसे अच्छा लगता है, जो सामान उसे अच्छा लगेगा उसे वो खरीद लेगा। प्रिंसेस जो होती है वो दाफेन से कहती है चलो आज हम इस पूरी सिटी को ना अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, मैं बहुत दिन बाद यहाँ पे घूमने के लिए निकली हूँ तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और वो दोनों साथ में मिलकर इस सिटी को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। प्रिंसेस को जो भी सामान अच्छा लगता है उसे खरीदती और दाफेन को दे देती और दाफेन उसको उठाकर चलता रहता। दाफेन जो एकदम कुरी के जैसा बन चुका था, वो सामान उठाता और वहाँ से आगे बढ़ते जाता। इतना सामान उसके पास हो गया था कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। वो जूडी से कहता है जूडी तू तो प्रिंसेस की सर्वेंट है ना, थोड़ा सा सामान तू भी उठा ले, ये कितना ज्यादा सामान है जो मुझसे नहीं उठ रहा। जूडी जो होती है वो कहती है मैं प्रिंसेस की असिस्टेंट हूँ ना कि सर्वेंट हूँ, तुम भाड़ में जाओ, मैं नहीं उठाती, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। और तुम जो घोड़ा गाड़ी में गए थे ना प्रिंसेस को ठरकियों की तरह देख रहे थे, ये इसकी ये सजा है, तुम ये सामान उठाओ, एक भी सामान नीचे मत गिराना। बेचारा दाफेन परेशान हो गया था लेकिन वो कर भी क्या सकता है। और वही सामान उठाए उठाए वो आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था वहीं पर उसे माउंटेन गॉड की एक मूर्ति दिखाई देती है, वही मूर्ति जो कि टेम्पल के अंदर रखी हुई थी। यहाँ पे भी वो किसी दुकान में भी वो मूर्ति रखी होती है। दाफेन जो होता है ये देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है, कहीं ये भी मूर्ति ना मेरे यहाँ आते ही ये भी टूट
टूट जाए। अगर ये मूर्ति टूट जाए तो ये यहाँ पर हड़कंप मच जाएगा। प्लीज ये मूर्ति मत टूट जाना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस चीज का दाफेन को डर था वही चीज वहाँ पे हो जाती है। दाफेन को वहाँ पे पहुँचते ही जो माउंटेन गॉड की मूर्ति थी वो भी चकनाचूर हो जाती है। सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और घबरा जाते हैं। माउंटेन गॉड की मूर्ति टूट गई, मतलब कि तबाही आने वाली है। ये कैसे हुआ? ये मूर्ति तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, बहुत मजबूती से इसको बनाया गया था। ये ऐसे तो किसी को तोड़ने से भी नहीं टूटने वाली थी, ये कैसे टूट गई? प्रिंसेस, जूडी और वो जो सिपाही थे वो तीनों हैरान हो जाते हैं। मूर्ति टूटना ऐसा ये कोई आम बात नहीं है, इसके पीछे कोई और भी वजह होगी जिस वजह से ये मूर्ति टूटी है। अचानक से ये कैसे टूट गई? प्रिंसेस सिपाही से कहती है, कैपिटा सिटी में एक ऐसी और भी जगह है जहाँ पे माउंटेन गॉड की मूर्ति है। मैं वहाँ पे दाफेन को ले जाना चाहती हूँ। अगर वो भी मूर्ति टूट जाती दाफेन के पहुँचते ही तो समझ लो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। कुछ न कुछ ऐसी निशानी बता रहा है कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है। फिर वो बताती है कि माउंटेन गॉड की टोटल 4 मूर्ति थी। एक जो टेम्पल के अंदर थी टूट गई और एक यहाँ पे टूट गई। अब 2 और बाकी है। अब मैं दोनों जगह पे ले चलती हूँ। दाफेन जो होता है वो दूसरी मूर्ति को देखने के लिए वहाँ से जा रहा होता है और रास्ते में वो जूडी को चिढ़ाते हुए भी जाता है और कहता है कि बहुत ज्यादा परेशान करती हो तुमको भी मैं परेशान करूंगा। इसके बाद वो दूसरी जगह पे पहुंच चुके थे जहाँ पे की मूर्ति रखी हुई थी। सिपाही भी मूर्ति को पहले अच्छे से चेक करती है, क्या इसमें कोई खराबी है या नहीं खराबी है। जिसके बाद वो बताती है कि ये मूर्ति बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद अगर इसको 50 लोग भी हिलाए ना तो इसके बाद भी ये नहीं हिलने वाली। इसको टूटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और वहाँ पे जो है दाफेन की आने की कमी, जैसे ही दाफेन बाहर आता है वो मूर्ति भी टूट जाती है। किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। दाफेन के आते ही ये सारी मूर्तियाँ कैसे टूट रही हैं। ऐसा स्ट्रेंज फिनोमिना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या दर्शाना चाह रहा कुछ पता नहीं चल रहा। यहाँ पे लोगों की भीड़ जमा होने लगती है कि मूर्ति टूट गई, कि अनर्थ होने वाला है। दाफेन जो होता है वो प्रिंसेस को गोद में उठाता और वहाँ से लोग भाग जाते हैं। नहीं तो वो लोग यही मानते कि इन लोगों ने ये मूर्ति तोड़ दी। काफी दूर भागने के बाद वो सभी एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पे दाफेन जो होता है वो प्रिंसेस को उतार देता है। सभी की हालत खराब हो गई थी लेकिन दाफेन 1% भी नहीं थका था। प्रिंसेस जो होती है वो सिपाही से कहती है कि जितनी भी मूर्तियाँ टूटी है ना उस मूर्ति की जगह पे दूसरी मूर्ति ला के रख दें। जिसपे सिपाही कहती है ठीक है जैसा आप कहें। दाफेन प्रिंसेस से पूछता है कि आप तो कल्टीवेशन में काफी एक्सपर्ट है ना। दाफेन कहता है कि आप बता सकती है कि ऐसा कैसे हो रहा है। दाफेन कहता है कि ऐसे मूर्तियाँ कैसे टूट रही हैं, इससे पहले भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? मुझे थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है कि आगे क्या होने वाला है, कि ये मूर्तियाँ क्यों टूट रही हैं। तुम्हारे लिए ना ये अनोखी बात है, वैसे हम सब के लिए भी ये अनोखी बात है। तुम्हारे अंदर ऐसी काफी चीजें जो मैं नहीं जानती। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से वो मूर्तियाँ टूट रही हैं। लेकिन टेंशन मत लो, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कुछ भी तरीका क्यों ना हो मैं उसका पता लगा ही लूंगी कि आखिर ये मूर्तियाँ क्यों टूट रही हैं। इसके बाद वो सभी एक होटल में आकर खाना पीना खाने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें भूख बहुत ज्यादा लग चुकी थी। फिर सभी लोग दाफेन का शुक्रिया अदा करने लग जाते हैं। दाफेन ने हमारी जान बचाई। दाफेन को अपनी तारीफ भी सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा भी रहा था और उसको मजा भी आ रहा था। प्रिंसेस दाफेन से कहती है क्या तुम अपने बारे में मुझे बताओगे? तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? तुम्हारा नाम ये दाफेन कैसे पड़ा? तुम्हारी एज क्या है? दाफेन जो होता है वो अपने बारे में सब कुछ बताने लग जाता है। कैसे उसका जन्म हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे उसके मास्टर ने उसको बचाया था। प्रिंसेस जो होती है ना वो बताती है कि मैंने लाइब्रेरी के अंदर एक ऐसी किताब देखी थी कि आज से ना 16 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था। एक बहुत बड़ा तूफान आया था। वो तूफान इतना खतरनाक था कि वो सबको खत्म कर देता। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो तूफान भी थम गया और किसी की जान भी नहीं गई। एक इंसान को खरोच तक नहीं आई और तुम्हारी एज भी 16 साल है और वो तूफान भी 16 साल पहले ही आया था। तो इसका मतलब साफ है कि तुम ही वो इंसान हो जिसकी वजह से तूफान थम गया था। देखो दाफेन, अभी तुम्हारे बारे में ना कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो अनजानी है, जो तुम खुद भी नहीं जानते। एक बार अगर हमें ये पता चल जाए ना कि तुम्हारे अंदर क्या है तो इससे पता चल जाएगा कि मूर्तियाँ क्यों टूट रही हैं। इसके बाद वहाँ पे सारे लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। दाफेन को जैसे ही मौका मिलता वो जूडी का मजाक उड़ाने लग जाता। जूडी से बहुत ही परेशान कर चुकी थी। इसके बाद वो सभी एक कमरे के अंदर आके बैठ जाते हैं जहाँ पे प्रिंसेस भी थी और दाफेन भी मौजूद था। वो वहाँ पे पर्सनल कमरे में गए हुए थे और जूडी वहाँ पे चिल्ला के कहती है ज्यादा चिपकने की कोशिश किया ना प्रिंसेस से तो अंदर ही घुस के मारूंगी। प्रिंसेस दाफेन से कहती है दाफेन दूर क्यों खड़े हो, आओ मेरे पास में बैठो।
तुम्हारे लिए एक मेरे पास छोटा सा गिफ्ट है। दाफिन थोड़ा सा शर्माते हुए प्रिंसेस के बाजू में जाके बैठ जाता है। वो थोड़ा ज्यादा ही शर्मा रहा था। इसके बाद वो प्रिंसेस से कहता है, वो कौन सा गिफ्ट है जो आप मेरे लिए लाई हुई है? आपके बाजू में बैठने के लिए आप मुझे सजा तो नहीं देने वाली है ना? देखो, सजा मत देना, देखो मैं आपकी मदद ही कर रहा था। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें सजा क्यों दूंगी, तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी चीज है। इसके बाद वो टेक्निक वाली एक किताब निकालती है और दाफिन को देते हुए कहती है, इसके अंदर काफी सारी अच्छी अच्छी टेक्निक लिखी हुई है, हो सकता है ये टेक्निक तुम्हारे काम आए। जो टेक्निक तुम्हें अच्छी लगती है ना, उस टेक्निक को तुम अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हो। तुम्हें पता है ना, मैंने इस टेक्निक को काफी बार प्रैक्टिस करने की कोशिश की, लेकिन ये टेक्निक ना मेरे दिमाग से ही ऊपर चली जाती है, मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगा ये यूजलेस होंगी, इसीलिए मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। तुम एक बार ट्राई करके देखो, क्या पता तुम्हें समझ आ जाए कि तुम इसे कल्टीवेट भी कर पाओगे और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। दाफिन वो किताब को पढ़ता भी नहीं है, उसको महसूस करते पता चल गया था कौन सी टेक्निक लिखी है। वही टेक्निक कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। प्रिंसेस एकदम शॉक्ड में जा चुकी थी कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, कि इस टेक्निक को मैं इतना टाइम लगाकर समझ तक नहीं पा रही थी कि दाफिन ने इस टेक्निक को समझा तक नहीं। छूते ही इसको पता चलेगा कि ये कौन सी टेक्निक है और वो आराम से बैठ के इसको कल्टीवेट करने लग गया। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब दाफिन प्रिंसेस का इलाज कर रहा होता है, तब वहाँ पे जुगुन नाम का एक बंदा रखा होता है जिसको स्याव ने भेजा था ताकि वो दाफिन की जान ले सके। दाफिन से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन दाफिन भी उसका बढ़िया से मुकाबला करता है। उसको तो अपने ऊपर एक भी अटैक नहीं करने देता है। दाफिन जो होता है, हेवन पिलर का इस्तेमाल करते हुए 2-3 बार में ही जुगुन की हालत खराब कर दी थी, जिसमें कि जुगुन अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सब इम्पीरियल सिटी में अच्छे से घूमने लगते हैं। इम्पीरियल सिटी के अंदर कुछ कुछ जगह पर भी जहाँ माउंटेन गॉड की मूर्ति रखी हुई है, दाफिन के करीब जाते ही अपने आप ही टूट रही है। किसी को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इस चीज से परेशान जरूर थे सभी लोग। जिसके बाद यह एपिसोड यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके स्टार्टिंग में प्रिंसेस जो होती है, लाइब्रेरी के अंदर से जितने भी टेक्निक वगैरह होती है उन सभी को उठा लेती है। उसने बहुत सारी टेक्निक को खरीद लिया था। जूडी जो होती है वो प्रिंसेस से कह रही होती है कि प्रिंसेस आप इतनी सारी टेक्निक क्या करेंगे, ये सब तो हाई लेवल की टेक्निक है, इतनी अच्छी टेक्निक खरीद के वो गधे दाफिन को क्यों देना चाहती है। दाफिन जो वो इतनी टेक्निक का क्या करेगा। प्रिंसेस कहती है कि दाफिन की जो कल्टीवेशन पावर है ना, वो बहुत ही मिस्टीरियस है। कल रात वो जब मेरे कमरे के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था, मैंने देखा कि उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि खुद की बॉडी भी उसका ऑरा संभाल नहीं सकती। इसी चीज को देख करके मैं इतना यहाँ पे घबरा गई थी और इन फ्यूचर आगे चल करके कल्टीवेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसीलिए मैं कई सारी और टेक्निक खरीदी हूँ ताकि वो इन्हें प्रैक्टिस करने के बाद भी अपनी बॉडी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना ले। उसके बाद जो उसके पास कल्टीवेशन का ऑरा है, उसके बाद वो उसको हैंडल कर पाएगा। और दाफिन जो होता है वो आराम से सो करके अंगड़ाइयाँ लेते हुए कमरे से बाहर निकलता है। जैसे ही वो कमरे के बाहर निकल के आता है, उसकी आंखें जो है खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि जो घोड़ा गाड़ी टूट चुकी थी, प्रिंसेस ने दूसरी घोड़ा गाड़ी मंगवा ली थी। तो दाफिन को अब इतना सारा सामान उठाकर बोझ की तरह नहीं चलना पड़ेगा, घोड़ा गाड़ी के अंदर ये सारा सामान रख दिया जाएगा। वो इसी वजह से इतना ज्यादा खुश था। और ये वाली घोड़ा गाड़ी तो पहले से ज्यादा बहुत बड़ी है। जूडी कहती है कि इतना ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा तुम उछलोगे ना तो तुम्हें घोड़ा गाड़ी के अंदर भी नहीं ले जाएंगे, बाहर से भगाते हुए ही तुम्हें ले जाएंगे। दाफिन उनके कुछ करने से पहले ही घोड़ा गाड़ी के अंदर घुस जाता है। वो कहता है अब मैं भी तो देखूं मुझे कौन बाहर निकाल सकता है। इसके बाद सभी लोग घोड़ा गाड़ी के अंदर सवार होकर के आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं कि जाते हुए देख करके सियाव जो था वो उनके ऊपर नजर रखे हुए था। आखिरकार ये लोग शहर से बाहर तो निकले। अब इन लोगों को अकेले देखकर अब इन लोगों के ऊपर हमला करने में अच्छा ही होगा। पब्लिक के सामने तो हमला नहीं किया जा सकता, लेकिन ये लोग जब शहर के बाहर है तो हमला कर सकते हैं। घोड़ा गाड़ी के अंदर दाफिन के बदन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि रात भर उतने अच्छी से प्रैक्टिस की थी, इसलिए उसके बदन में दर्द हो रहा था। प्रिंसेस कहती है कि अगली बार थोड़ा आराम से ही प्रैक्टिस कर लेना ताकि इतनी ज्यादा तकलीफ तुम्हें ना हो। प्रिंसेस जो होती है वो पूछती है कि आखिर तुम माउंटेन को छोड़ के वहाँ से क्यों निकले थे, तुम माउंटेन में रहा करते थे तो वहाँ की जिंदगी कैसी थी, तुम अपनी लाइफ को माउंटेन के अंदर गुजारा करते थे, वहाँ की जिंदगी कैसी थी, जी उन सब चीजों के बारे में जानना है। दाफिन कहता है अरे यार क्या सुनोगी, सुनकर तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ना कुछ खास करने को था ही नहीं, एकदम ज्यादा बोरिंग था। बस एक ही चीज थी खास करने के, जो मेरे मास्टर थे ना वो कहानियां सुनाया करते थे, तभी मुझे थोड़ा अच्छा लगता था। उसके बाद सारा टाइम ऐसे ही बोरिंग तरह से जाया करता था। यहाँ पर लोग आराम से आपस में बातें कर रहे थे, तो लड़की घोड़ा गाड़ी चला रही थी, उसके सामने स्याव पहुंच जाता है और उसको अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है। वो स्याव से कहती है कि पिछली बार की मार तुम्हें याद नहीं है क्या,
आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे खड़े होने की? तुम फिर से यहाँ पे मार खाने के लिए आया है? दाफेन परेशान हो गया था कि ये लोग इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। पिछली बार इनको भागने नहीं दिया होता, इनकी जान ले लिया होता तो बेहतर होता। तो उनकी जान लेने के लिए बाहर आ जाता है। तो वहाँ पे वो सीधा स्याव से फाइट करने लग गया था। लेकिन ये लोग जो थे पूरा प्लान बना के आए हुए थे कि जुगुन पहाड़ के ऊपर खड़ा होता, बड़ा सा पत्थर उठा के दाफेन की तरफ फेंक देता है ताकि पत्थर गिरने की वजह से दाफेन वहीं पर मारा जाए। लेकिन दाफेन जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर को रोक लेता है। उसने खुद की एक जायंट स्पिरिट को समन कर लिया था। दाफेन की वहाँ पर बहुत बड़ी और काफी ज्यादा स्पिरिट बाहर आ चुकी थी। जायंट स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए कैसे घसीट कर एक पंच मारती है कि वो पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर वहाँ पे गिर जाता है। एक ही पंच के अंदर वो पहाड़ जैसा पत्थर चकनाचूर हो चुका होता है। इस चीज को देख करके जूडी प्रिंसेस एकदम दंग रह जाते हैं। ये दाफेन की कल्टीवेशन किस तरह की है कि वो जॉइंट स्पिरिट क्रिएट कर सकता है और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्या कमाल की इसकी जॉइंट स्पिरिट है। यह देखकर मजा ही आ गया। दाफेन जुगुन और स्याओ से कह रहा होता है कि इस बार तुम लोग नहीं बच के जा पाओगे, मैं तुम दोनों को मार ही डालूंगा। पिछली बार छोड़ के बहुत बड़ी गलती हो गई, वो गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता। ये दोनों इस बार भी दाफेन की इतनी ज्यादा पावर देख करके अपनी जान बचाने की, भागने की वहाँ से कोशिश करते हैं कि जो पत्थर दाफेन ने तोड़ा था उसी का टुकड़ा उठाकर वो स्याओ की तरफ मार देता है, जिससे स्याओ की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग आए थे। तीसरा बंदा वही था जो जुगुन और स्याओ के साथ डील करी थी। रात में जिसने अपना बैच दिखाया था ना, वही था। वो भी वहाँ पर आ चुका था, जो दाफेन पर हमला करने की कोशिश करता है। दाफेन उसको पहचानता भी नहीं कि अब ये कौन आ गया। वो उसके ऊपर हमला कर रहा होता है तो दाफेन भी अपना अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो बंदा यहाँ पे आया हुआ था, उसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसने दाफेन को एक पंच क्या मारा था कि उसकी जॉइंट स्पिरिट खत्म हो जाती है। दाफेन शॉक में जा चुका था, ऐसा कैसे हो सकता है, इसका एक पंच मेरी जॉइंट स्पिरिट को कैसे खत्म कर सकता है। बड़ी मिस्टीरियस टेक्निक है, काफी खतरनाक स्किल है इसकी। आखिर ये है कौन, मैंने इसका क्या बिगाड़ दिया जो ये मेरे ऊपर हमला करने के लिए आया हुआ है। लेकिन ये कोई भी क्यों ना हो, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। मैं भी इसको दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूँ। दाफेन जो होता है अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। गुस्से के साथ उस बंदे के साथ वो फाइट करने के लिए चला गया था। वो एक ही पंच में उस बंदे को पीछे ढकेल देता है, लेकिन वो बंदा रुकने के लिए तैयार नहीं था। उस बंदे को कुछ हुआ भी नहीं होता है। वो बंदा दाफेन के साथ वापस से फाइट स्टार्ट कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट हो रही थी। वो दोनों लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। वो बंदा दाफेन को अच्छी खासी टक्कर देता है, जितना कि जुगुन और स्याओ नहीं दे पा रहे थे। पर फिर भी दाफेन को कुछ होता नहीं। दाफेन उस बंदे को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उठा के फेंके जा रहा था। जो बंदा आया था अपने पूरी आर्मी को लेके आया था। उसकी बहुत बड़ी फौज भी वहाँ पर आई होती है। जब उस फौज का लीडर ही इतनी कुत्तों की तरह मार खा रहा था दाफेन से, इसकी फौज वाले जो लोग होते हैं वो सभी भी वहाँ से डर के भागने लग जाते हैं। लेकिन ये गुस्से भरी निगाह से दाफेन को देखते हुए जा रहे थे। ये लोग वापस से जरूर आएंगे दाफेन से फाइट करने के लिए। जनरल जो होता है दाफेन के पास आकर के कहता है कि तुम्हारी जॉइंट स्पिरिट तो बहुत कमाल की है। जब जुगुन से तुमने फाइट किया था तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया था? तो दाफेन कहता अरे नहीं, ये टेक्निक मेरे पास पहले नहीं थी। टेक्निक मुझे प्रिंसेस ने दी थी। प्रिंसेस ने मुझे एक टेक्निक वाली बुक दी थी। कल रात ही मैंने उसमें से ये जॉइंट स्पिरिट की टेक्निक इस्तेमाल की थी। मानना पड़ेगा ये बड़ी कमाल की टेक्निक है। ये सीखे तो मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तभी उस बंदे के एक ही पंच से जॉइंट स्पिरिट खत्म हो गई। मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाऊंगा तो अपने जॉइंट स्पिरिट का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। जनरल कहता है कि वाह दाफेन, तुम तो बड़े कमाल के हो। तुम्हारे जैसा बंदा अगर साथ में हो ना तो किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे सामने एक हो या पूरी आर्मी, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दाफेन इतनी ज्यादा अपनी तारीफें सुन के वो शर्मा जाता है। यार अब इतना भी मैं खास नहीं, मेरी इतनी ज्यादा तारीफें कर रहे हो कि तारीफें सुन के मैं शर्मा गया। प्रिंसेस भी कहती है कि मैं इंपीरियल सिटी में आने के बाद इतने कमाल से जीनियस से मिल पाऊंगी। मैं यहाँ पे मेडिसिन किंग को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन मुझसे तो उससे बढ़कर भी एक जीनियस मिल गया। वैसे मेरे पास ना तुम्हारे लिए और भी अच्छे अच्छे गिफ्ट हैं। मैंने और भी टेक्निक तुम्हारे लिए खरीदी है जो मैं तुम्हें दूंगी। क्या तुम प्रैक्टिस करना चाहोगे या तुम थक गए? दाफेन प्रिंसेस का हाथ पकड़ के कहता है अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं और भी टेक्निक का प्रैक्टिस करना चाहूंगा। मैं कभी नहीं थकता, आप सभी टेक्निक के बारे में बताते रहना, मैं सबको कल्टीवेट कर लूंगा। सब लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन वो जो बंदा स्याओ और जुगुन वो लोग काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि दोनों को अलग अलग करके दाफेन ने भगा दिया था। वहाँ पे तो 3 लोग गए थे, तीनों लोग डर के भाग गए। वो कहता है कि हम तीनों को उसने एक एक करके डरा के भगा दिया वहाँ से। उस बंदे को मैंने
इससे पहले इंपीरियल सिटी के अंदर कभी नहीं देखा था। मैं ये भी नहीं जानता कि वो बंदा आया कहाँ से, उसका ओरिजिन क्या है, इतनी कम उम्र में उसके पास पावर इतनी ज्यादा कैसे, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन इतना पता है कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। हम लोग ऐसे नॉर्मल अटैक करके उसको बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। वो बंदा कहता है हाँ, इसको हम लोग आसानी से नहीं हरा सकते। मैंने भी उसको अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन अगली बार मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाला। अगली बार मैं और ज्यादा तैयारी के साथ आऊंगा ताकि इसको मार डालूं। सामने से प्रिंसेस की और बाकी सबकी घोड़ा गाड़ी जाते हुए दिखाई देती है। वो बंदा कहता है ये घोड़ा गाड़ी तो प्रिंसेस की महल की तरफ नहीं जा रही, तो आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं। तो स्याओ कहता है मुझे पता, ये लोग जा रहे होंगे चैनवान विलेज के पास जो पास ही में है। और वो बंदा कहता है कि इनसे पहले हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जाकर देखो ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। अच्छा मौका मिले इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए तो मुझे बता देना, मैं पहुँच जाऊंगा। वहीं घोड़ा गाड़ी के अंदर दाफिन अपना कल्टीवेशन कर रहा था। जूडी कहती है प्रिंसेस हम लोग यहाँ से चैनयान विलेज के अंदर क्यों जा रहे हैं, हम लोगों को तो महल जाना था ना, तो चैनयान विलेज में कौन सा ऐसा काम आ गया। तो प्रिंसेस कहती है अरे मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास कर रही हूँ। अगर हम लोग महल में गए ना तो इसको इसकी सीनियर सिस्टर है ना वो मिल जाएंगी, अगर वो मिल गई ना तो ये उसके साथ हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही हूँ ताकि इसकी सीनियर सिस्टर चली जाएं और दाफिन अपनी सीनियर सिस्टर से मिल ही ना पाए। मैं दाफिन को ऐसे खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। दाफिन जब मेरे पास होता है ना तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। मैं दाफिन को अपने साथ ही रखना चाहती हूँ ताकि मैं जान सकूँ कि दाफिन का असल में सीक्रेट क्या है, ये किस तरह का बंदा है, कैसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ में इसकी मदद भी करूंगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। लेकिन आखिर दाफिन की सीनियर सिस्टर है कौन, इतना बड़ा कौन सा सीक्रेट है जो ये लोग नाम सुनते ही डर जाते हैं। ये तो थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा। इसके बाद वो सब चैनिया विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जो चैनिया विलेज का लीडर था वो प्रिंसेस को लीड करता है। प्रिंसेस आप आ गई, हम तो आपके आने का कब से इंतजार कर रहे थे, आपका स्वागत है हमारे चैनिया विलेज में। दाफिन को पता नहीं था कि आखिर ये लीडर है कौन। फिर वो बताता है कि ये जो लीडर है ना पहले बहुत बड़ा गुंडा हुआ करता था, जो भी ऐरा गैरा सामान जाता था ना उसको लूट लिया करता था, घरों को लूटने का ये काम करता था। लेकिन एक बार जब वो प्रिंसेस की घोड़ा गाड़ी लूटने के लिए आया, प्रिंसेस ने उससे बढ़िया तरह की फाइट की थी। प्रिंसेस ने उसे समझा दिया कि आगे से ऐसी हरकत ना करे। उसके बाद ये लीडर यहाँ पे शांत और शरीफ इंसान बन चुका है। प्रिंसेस उस लीडर से कहती है कि मैंने यहाँ पर आकर आपको तकलीफ तो नहीं दी ना। लीडर कहता है अरे नहीं नहीं, आप मुझे ऐसे कैसे तकलीफ देंगे, आप जैसे मेहमान अगर हमारे विलेज के अंदर नहीं आएंगे तो हमारे विलेज की शान कौन बढ़ाएगा। आइए आइए प्रिंसेस आइए, आपका स्वागत है यहाँ पे। दाफिन जो था वो लीडर का घर अच्छे से देख रहा होता है। वो घर काफी बड़ा और काफी कमाल का था। लीडर प्रिंसेस से कहता है कि मैंने आपके खाने के लिए अच्छा व्यवस्था किया है और बढ़िया तरह की शराब भी रखी है, आप उसको टेस्ट करेंगी तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। प्रिंसेस कहती है चलो ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं तुमसे किसी खास चीज पे इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब दाफिन और बाकी सब लोग आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पर जुगुन्सिया और वो बंदा पहुँच चुका था जिसको वो अपने टीम में शामिल कर लिया था और वो तीनों वहाँ पे पहुँच चुके थे ताकि वो दाफिन को जान से मार सके। लेकिन दाफिन ठहरा एक जीनियस, वो तीनों का कमाल के तरीके से और बढ़िया से धुलाई कर देता है। उन तीनों को इतना मारता है कि उन्हें अपनी जान बचा के वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन वो लोग इतनी आसानी से तो चुप नहीं बैठने वाले थे। वो लोग प्लान बनाने लगते हैं कि आखिर किस तरह से दाफिन की जान ले सके। दाफिन के साथ साथ प्रिंसेस और बाकी सभी लोग एक गांव के अंदर आ चुके थे ताकि कुछ देर के लिए वहां पर आराम कर सकें। फिर वो लोग यहाँ से आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे, जिसके बाद यहाँ से दूसरा नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में गांव का जो लीडर होता है उसी के घर में सभी लोग रुके हुए होते हैं। तो दाफिन को यहाँ पर कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही थी। वो जनरल से कह रहा होता है कि जनरल, ये जो गाँव का लीडर है वो तो भरोसे के लायक का बंदा है ना, कहीं वो यहाँ पे लाने के बाद बाहर से तो अच्छा नहीं बन रहा, अंदर से वो हमें फंसा ना डाले। तो जनरल कहता है मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि गांव का चीफ एक अच्छा बंदा है, काफी ज्यादा एहसान करके रखे हैं हमारे प्रिंसेस ने उसके ऊपर, तो वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, वो गद्दारी नहीं करेगा। अगर वो गद्दारी करेगा तो ये बहुत गलत बात होगी। तो दाफिन कहता है कि गद्दारी करना या नहीं करना वो इंसान की फितरत में लिखा होता है कि वो गद्दारी करेगा या नहीं करेगा, वो तो हमें पता ही चल जाएगा कि गांव का लीडर हमारे साथ है या हमसे धोखा कर रहा है। तभी उसको बहुत जोरदार आवाज सुनाई देती है जिससे दाफिन के कान फटने लग गए थे। दाफिन हैरान रह जाता है कि आखिर ये आवाज किस चीज की थी। जनरल उसको बताता है कि गाँव का जो चीफ है ना उसके पास
पास एक हेवनली चिकन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गांव के चीफ ने उसको एक पिंजरे के अंदर कैद करके रखा हुआ है ताकि उसके बारे में जान सके कि किस तरह का वो चिकन है और उसकी कैसी पावर है। लेकिन वो चिकन जब भी पिंजरे के अंदर होता है तो शांत बैठा रहता है, लेकिन जब उसके मन में आता है तो वो चिल्लाने लगता है। उसी चिकन की आवाज थी ये। तो दाफिन सीधा ही वहाँ पे पहुँच जाता है। वो कहता है मैं भी तो देखूं ये हेवनली चिकन चीज क्या है। तो वहाँ पे जाता है तो देखता है कि कुछ सिपाही खड़े होते हैं। उससे कहते हैं कि देखो तुम अंदर नहीं जा सकते, गांव के चीफ ने मना किया है कि कोई भी बाहर का आके उस चिकन को नहीं देख सकता। जो सिपाही बाहर खड़े होते हैं उनमें से एक के ऊपर दाफिन को शक हो जाता है। वो बंदा वही इंसान लग रहा था जो कुछ टाइम पहले उसके ऊपर हमला किया था। जो जुगुन और स्याओ को अपनी टीम में शामिल किया था ना, वही बंदा लग रहा था जो कि पहरेदारी कर रहा था। दाफिन का शक यकीन बदल जाता है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ये चीफ तो हमारे दुश्मनों से मिला हुआ है, ये कभी भी हमारे खिलाफ जा सकते हैं। दाफिन यही जानने के लिए यहाँ पे आया हुआ था, जो कि उसने जान भी लिया। जनरल को भी ये बात बता देता है कि जैसा मैंने कहा था ना, जो गांव का हेड है ना वो हमारे दुश्मन से मिला हुआ है। तो ये सुन करके जनरल भी हैरान रह जाता है, आखिर ये कैसे हुआ। अगर ऐसा है तो हमें हमारी सेफ्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये लोग तुम्हें और प्रिंसेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे जो हम लोगों की सेफ्टी है ना, मैं उसको और ज्यादा कड़ी कर दूंगा ताकि ऐरा गैरा कुछ कर ना पाए। तभी दाफिन वहीं पर खड़ा होता है। जो प्रिंसेस की सिपाही होती है वो वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पे आने के बाद वो दाफिन से कह रही होती है कि प्रिंसेस को पहले से ही पता चल गया था, गाँव का जो हेड है ना वो कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। हमने भी इस चीज का प्रूफ निकाल के साबित कर दिया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और प्रिंसेस का जो शक था ना वो सही था। प्रिंसेस ना तुम्हें बुला रही है, तुमसे कुछ बात करनी है। देखो तुम्हारे लिए उन्होंने एक स्पिरिचुअल स्टोन भी दिया है ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन कर सको। लो इसको और कल्टीवेशन स्टार्ट कर दो। जब कल्टीवेशन हो जाए ना तो प्रिंसेस से मिलने के लिए चले जाना। इस स्टोन को प्रिंसेस ने खुद के लिए रखा था, लेकिन वो अब तुम्हें दे रही है। दाफिन उस स्टोन को पाके काफी ज्यादा खुश हो जाता है, ये तो कमाल की चीज है। वहीं पे जो गाँव का हेड था वो प्रिंसेस से कह रहा था कि आप यहाँ पे आई मुझे बहुत अच्छा लगा, इसी तरह से आप आती रहेंगी तो जो रॉयल फैमिली है उसके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये अच्छा रहेगा हम दोनों के फ्यूचर के लिए। तो प्रिंसेस कहती हाँ ये बात तो सही है, हम भी अपनी तरह से पूरी कोशिश ट्राई करेंगे ताकि ये रिश्ता और ज्यादा बढ़ता जाए और मजबूत होता जाए। लेकिन गांव का जो हेड था उसकी नजर तो किसी और चीज पर थी। वो प्लान बना के रखा हुआ था, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेगा। वो प्रिंसेस से कहता है कि आपके लिए मेरे पास बहुत बढ़िया पिल भी है, मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि उसकी मदद से आप अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके लिए मना नहीं करेंगी। मैं रात को आके वो पिल लाके दे दूंगा। जिसमें प्रिंसेस उसकी इस बात पे हामी भर देती है। प्रिंसेस को ये पता था कि वो कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेगा, लेकिन वो दिखाना नहीं चाह रही थी कि उनको गाँव के हेड के ऊपर शक हो चुका है। दाफिन अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो अपना कल्टीवेशन करने के बाद प्रिंसेस के कमरे की तरफ जाने लगता है ताकि वो प्रिंसेस से मिल चुके। तो प्रिंसेस कहती है जो मैंने तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन दिया था कैसा था, अच्छा लगा, कल्टीवेशन इंक्रीज हुई उसकी वजह से तुम्हारी। दाफिन कहता है अरे यार इतना अच्छा था वो कि उसकी कोई हद ही नहीं थी। मैं तो ऑलमोस्ट अपना ब्रेक थ्रू करने वाला था, थोड़ा सा और ही बाकी था, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करूंगा ना तो पक्का अपना ब्रेक थ्रू कर सकूंगा। बड़ी कमाल की स्पिरिचुअल स्टोन थी वो जो आपने मुझे दिया था। तो प्रिंसेस कहती है सच में मानना पड़ेगा तुम एक जीनियस हो, बड़े कमाल के बंदे हो तुम। लेकिन जूडी कहती है कहाँ से उड़कर आया जीनियस, जीनियस नहीं है आवारा लफंगा है। प्रिंसेस दाफिन से कह रही थी कि जिस सिपाही को तुमने देखा था ना वैसे मैंने 6 लोगों को देखा था। टोटल यहाँ पे 6 सिपाही हैं जो हमारे दुश्मन है ना उनकी तरफ से हैं। वो लोग यहाँ पर आ करके ना किस तरह का प्लान बना के रखे हैं इसके बारे में तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें भी अपना प्लान बनाना पड़ेगा ताकि उनका प्लान एक्टिवेट करने से पहले ही हम उनको हरा सकें। प्लान की जो चाबी है ना वो सिर्फ तुम हो, तुम ना उनके प्लान को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो। दाफिन कहता है कि बस आप मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप जो करने कहोगे मैं वो चीज करने के लिए तैयार हूँ। तो प्रिंसेस और बाकी लोग मिलके दाफिन को प्लान बताने लगते हैं। अभी हमें नहीं बताया जाता कि ये प्लान था क्या, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि गांव के हेड ने मुझे रात को डिनर पे बुलाया था, वो मुझे किसी तरह की पिल देने वाला है। तो मुझे लगता है कि उनका प्लान उसी टाइम से स्टार्ट होगा, तो उससे पहले हमें अपना प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जिस पे दाफिन मान जाता है। दाफिन अपना अकेले कमरे में बैठा हुआ था तो उसको कोई इंसान इस पूरे के पूरे इलाके का नक्शा लाके देता है ताकि वो आसानी से
उस जगह पे पहुंच सके जहाँ पे हेवनली चिकन को रखा गया है। तो दाफिन नक्शा फॉलो करता है। वो नक्शा फॉलो करते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए वो उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे वो हेवनली चिकन है। वहाँ पे आया था तो बाहर सिपाही खड़े थे, तो सिपाही ने उसको अंदर आने नहीं दिया था। नक्शे की मदद से दाफिन छत पे चढ़ते हुए यहाँ पे आ चुका था, जिस तरह से वो सामने सामने साफ देख पाता है कि किस पिंजरे के अंदर हेवनली चिकन को रखा गया है। वो जो हेवनली चिकन था बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा था। उसके पास अजीब तरह की पावर भी होती है। वो 6-7 अलग अलग कलर से बना हुआ था। वो इतना बड़ा होता है कि जिसकी कोई हद भी नहीं थी। हेवनली चिकन बस चिल्ला रहा था कि मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन कोई भी उसको बाहर नहीं निकालता। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं सबसे लड़ लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक बार मुझे बाहर निकालो, तुमने मुझे बहुत परेशान कर लिया। सिपाही लोग कहते हैं कि अपना मुंह बंद कर ले, क्या चिल्ला के हमारा दिमाग फाड़ के रखा हुआ है, मुंह बंद रख, नहीं तो अंदर ही घुस के तुझे बहुत मारेंगे, आवाज नहीं निकालना एक बार भी। लेकिन वो चिकन आवाज निकालने के लिए रुक ही नहीं रहा था। फिर से वो चिकन चिल्लाने लगता है और वो लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो चिकन उनके ऊपर तेजी से अटैक कर देता है। वो लोग कहते हैं कि ये चिकन तो हमारी जान लेने के लिए बैठा हुआ है। वो जुगुन जो होता है वहाँ पे आता है और सारे सिपाहियों से कहता है कि तुम साइड हो जाओ, ये तुम्हारे बस का नहीं है, इसको तो मैं ही देखूंगा। दाफिन ये देखकर समझ चुका था कि ये सब लोग एक साथ मिले हुए हैं। जुगुन यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब स्याह भी यहाँ पे आ जाएगा और वो बंदा भी जिसने मुझ पर अटैक किया था, वे सभी यहीं पे छुप के बैठे हुए होंगे। जुगुन जो था वो उस चिकन को कंट्रोल करने के लिए आया हुआ था। वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। वो अपनी बड़ी वाली जॉइंट स्पिरिट को समन भी कर लेता है ताकि उसकी मदद से वो इस चिकन को कंट्रोल कर सके। वो चिकन आज कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा था। इससे पहले वो इतना कभी नहीं चिल्लाया करता था, लेकिन जुगुन की जो जॉइंट स्पिरिट थी बहुत ही खतरनाक लग रही थी। वो बड़े शांत से चिकन की तरफ जाने लगता है और कहता है कि देखता हूँ ये हेवनली चिकन मेरा क्या उखाड़ सकता है, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, इसको तो आसानी से मैं दबा के शांत कर दूंगा। जैसे ही वो पिंजरे का गेट खोलता है कि वो हेवनली चिकन को मार पीट के शांत कर दे, तभी दाफिन एक पत्थर उठाता और वो पत्थर फेंक के जुगुन को मारता है, जिस वजह से जुगुन जो होता है वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जुगुन को समझ ही नहीं आता है कि उसके ऊपर कौन अटैक किया, लेकिन जुगुन ने यहाँ पे पिंजरे का गेट खोल दिया था। बाकी सारे सिपाही पिंजरे का गेट जल्दी जल्दी बंद करने की कोशिश करते हैं। वो हेवनली चिकन कभी भी बाहर आ सकता है, लेकिन उनसे देरी हो जाती है। हेवनली चिकन बाहर आ जाता है। यह देख के दाफिन हैरान रह जाता है, बाप रे ये कितना बड़ा चिकन है, ये चिकन कम और डायनासोर ज्यादा लगता है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी सिपाही कहता है कि इस चिकन को यहाँ से जाने मत देना, अगर ये यहाँ से गया तो हम लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। लेकिन चिकन जो होता है अपनी सारी की सारी भड़ास निकालने के लिए मल्टी कलर की जो फायर पावर थी उसको एक्टिवेट कर लेता है। वो अलग अलग तरह की फायर की मदद से सभी सिपाहियों को ऊपर हमला कर रहा था। उसकी फायर पावर में इतनी ज्यादा दम होता है कि सामने कोई भी नहीं टिक पाता। एक के बाद एक करके वो कई सारे सिपाहियों को मारे जा रहा था। उसके अंदर से इतनी पावर निकल रही थी कि पूरी जगह टूटने फूटने लगी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हर तरफ आग लगा देता है ताकि वो कैसे भी करके दोबारा कैद ना हो। बड़ी मुश्किल से उसको आजादी मिली थी, तो वो अपनी आजादी को एंजॉय करना चाहता था। दाफिन दूर खड़े होकर के चिकन को देख के कह रहा होता है, मुझे लगता है ये कोई मामूली चिकन नहीं है, बहुत ही रेड टाइप का बीस्ट है, इसको इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन उसको ऐसा आजाद देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि दाफिन यहाँ पर उसको आजाद करने के लिए आया हुआ था। आजाद करना दाफिन के एक प्लान का हिस्सा था। जो हेवनली चिकन था वो पूरे के पूरे महल में घूम रहा होता है। घूमते घूमते उसको जो भी दिखाई देता है वो हमला करते हुए बस उसको मारे जा रहा था। पूरे के पूरे जो घर थे उसको जला के बर्बाद कर दिया होता है उस हेवनली चिकन ने। वो सभी का मजाक उड़ाते हुए उन सभी पे हंस भी रहा था। देखो मुझको कैद करके रखा था ना, मेरे बाहर निकलने के बाद तो तुम सबकी हवा निकल गई। अभी मैंने ढंग से शुरुआत भी नहीं की है, देखो मैं अभी तुम लोगों को किस तरह से मजा चखाता हूँ। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था दाफिन और बाकी सभी लोग गांव में पहुंच चुके थे। वहां पे चीफ उनका अच्छे से स्वागत करता है, लेकिन दाफिन और बाकियों को ये पता चला कि ये जो चीफ है वो उनके दुश्मनों से मिला हुआ है, कभी भी इनको फंसाने की कोशिश करेगा। दाफिन और बाकी सारे लोग प्लान बनाने लगते हैं वो कैसे यहाँ से भाग सकते हैं। साथ ही साथ गाँव के चीफ ने एक हेवनली चिकन को कैद करके रखा हुआ था। दाफिन जाता है उसको छुड़ाने के लिए। दाफिन सोचता है कि उसको छुड़ाते वक्त यहाँ पर भगदड़ मच जाएगी और उन सभी लोगों को भागने का मौका मिल जाएगा। जिस प्लान को कामयाब करने के लिए दाफिन ने काफी हद तक सफलता हासिल कर ली थी। वो हेवनली चिकन हर जगह पे तबाही मचा रहा होता है। इसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में उस हेवनली चिकन ने सब कुछ तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया था। वो जो चीफ था वो भी काफी ज्यादा परेशान था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है।
यहाँ पर कौन आ गया जो इतनी ज्यादा तबाही मचा के रखा हुआ है। अभी एक सिपाही आकर के चीफ से कहता है कि चीफ, वो जो चिकन को हमने कैद करके रखा हुआ था ना, वो आजाद हो चुका है। आजाद होने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबको मारे जा रहा है। जल्दी चलिए, अगर कुछ नहीं किया गया तो सबको वो मार डालेगा। प्रिंसेस चीफ से कहती है कि चीफ, सब कुछ वहाँ पे ठीक है ना, हम भी साथ दे इस चीज में तुम्हारा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटी सी गड़बड़ हो गई है, उसको खुद ही से हैंडल करके आ जाता हूँ, तक आप आराम से यहाँ रुको, मैं कुछ ही मिनट के अंदर आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो अपने सिपाही के साथ वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे लोग काफी ज्यादा खुश थे। अब हमारा प्लान यहाँ पे सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दाफिन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो हमें भी यहाँ से निकलने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वहीं जो सिया और बाकी सभी लोग थे वो हेवनली चिकन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता, वो किसी के पकड़ में नहीं आता। चीफ भी वहाँ पे पहुँच जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हेवनली चिकन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चिकन उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है। इतना इजी नहीं था उसको वापस से पकड़ पाना। पूरे के पूरे सिपाहियों में एक दहशत मच जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जनरल जो था वो दाफिन के पास आकर कहता है कि बड़ा मजा आया ये चीज देखकर। चीफ भी सोच रहा होगा कि काश मैं उस चिकन को मार दिया होता जब वो मुझे मिला था। इस चिकन ने तो पूरी धज्जियां उड़ा के रखी है पूरे महल की। मैंने नहीं सोचा था कि हेवनली चिकन इतना ज्यादा पावरफुल होगा, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने ना प्रिंसेस को बता दिया है, वो तैयारी कर चुकी है यहाँ से बाहर निकलने की। बस अभी हमारा इतना काम बाकी है कि हमें गेट खोलना है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर वहाँ से दाफिन और जनरल गेट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि वहाँ पे कोई खतरा है भी या कि नहीं। जैसे ही वो गेट के पास पहुँचे थे कि उनको सामने से आती हुई फौज दिखाई देती है। जो बंदा दाफिन की जान लेना चाह रहा था वो अपनी पूरी फौज के साथ यहाँ आया हुआ था। कम से कम 200-300 सिपाही होंगे जो यहाँ पे गेट को घेर के रखे थे। यहाँ से बाहर निकलना तो इम्पॉसिबल लग रहा था। जनरल दाफिन से कह रहा था कि समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। उनका जो लीडर है ना, ये वो बंदा नहीं लग रहा है, वो बंदा नहीं लग रहा जिससे हम पहले मिल चुके थे। ये जो लीडर है ना, इसका नाम क्यों लॉन्ग है। मैंने इसके बारे में सुन रखा है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है। ऐसा हो सकता है कि ये बंदा क्यों लॉन्ग का दोस्त हो जो हमारी जान लेना चाह रहा है। उन्हीं लोगों ने इसको भेजा होगा। ऐसा कहा जाता है कि ये ना लंग मसल्स रेजोनेंस रेलम के ऊपर है। यह रेलम ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रेलम का बंदा एक अच्छे से अच्छे पॉपुलर कल्टीवेटर को टक्कर दे सकता है। इतना खतरनाक रेलम होता है, इससे मुकाबला करना हमारे लिए इजी नहीं होगा। तो भूल जाओ कि हम मेन गेट से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा यहाँ से बाहर निकलने का। सिपाहियों ने इस महल को चारों तरफ से घेर लिया है, कहीं से भी बाहर जाने का रास्ता मौजूद ही नहीं है। अब हम करे तो करे क्या। तो दाफिन भी यहाँ पर आकर प्रिंसेस को सारी बात बता देता है। जूडी परेशान हो चुकी थी कि थियोन लॉन्ग आया है यहाँ पर, उसके बारे में सुन रखी हूँ कि वो बहुत ही खतरनाक है। लगता नहीं कि हमारे यहाँ से बाहर जाने का कोई चांस बनता है, हम बुरी तरह से फंस चुके हैं, वो लोग हमें मार डालेंगे। लेकिन दाफिन कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता मेरे रहते हुए। तुम्हें पता है जब मैं यहाँ पर आया हुआ था तो मुझे सामने बनी हुई पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा होल दिखाई दिया। अगर किसी तरह से हम उस होल पर कुछ चीज मार कर उसे तोड़ दें तो इतना बड़ा गैप हो जाएगा कि हम लोग उसके अंदर से बाहर निकल सकते हैं। बस उस पहाड़ के ऊपर उस छोटे से होल को बड़ा करना है। वहाँ पे कोई सिपाही भी मौजूद नहीं था, तो हम आराम से यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तो प्रिंसेस कहती है, दाफिन तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तुम कैसे भी करके हमें यहाँ से बाहर निकाल ही लोगे, तो तुम्हें जो सही लगता है वो कर सकते हो। तो दाफिन कहता है कि अभी हमने जो कहा है ना, हम उसी प्लान पे चलेंगे। मैं यहाँ पहाड़ पर होल बनाने का ट्राई करूंगा और आप सभी को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। तो वहीं वहाँ पर जो हेवनली चिकन था वो अभी भी तबाही मचा के रखा हुआ था। सारे सिपाही उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन उसके पास जो फायर पावर थी उसकी मदद से वो एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाया हुआ था, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं लग पाता। कोई कितना भी क्यों ना अटैक कर ले, कुछ हो ही नहीं रहा था। यहाँ पर सियाओ और जो चीफ होता है वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, अपनी सारी पावर को जुगुन के अंदर ट्रांसफर शुरू कर देते हैं ताकि जुगुन अपनी जॉइंट स्पिरिट को समन करते हुए इस बार वो उस चिकन को मार डाले। क्योंकि अब उस चिकन को उन्होंने नहीं मारा तो वो सभी को मार डालेगा। जुगुन अपनी जॉइंट स्पिरिट को समन करते हुए चिकन की तरफ बढ़ रहा था कि वो उसको काट दे। वो इस बार भी उसको क्या मार पाता। दूर से दाफिन फिर से पत्थर मार के फेंक देता है, जिससे जुगुन की हालत खराब हो चुकी। उसको हाथ से जो वो कुल्हाड़ी होती है वो भी फेंका जाता। वो सीधा गिरने वाली थी चाव के ऊपर, लेकिन कुछ इंच से उसका हथियार कुल्हाड़ी की वजह से कटने से बच जाता है। बेचारे को आधा सदमा लग गया था कि अभी तो मेरा जेंडर बदल जाता, लेकिन बड़ी मुश्किल से जान बच गई। इसके बाद भी दाफिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। श्याव कहता है कि दाफिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तुझे किसने बुलाया यहाँ। दाफिन कहता है दाफिन
दाफिन नहीं पापा बोल, 2 बार तुझे इतना मारा, तू अपनी जान बचा के भाग गया, इस बार भी तू मुझे मेरे नाम से बुला रहा है, ज्यादा औकात नहीं बढ़ गई तेरी। चीफ दाफिन से कहता है कि अगर तू प्रिंसेस के साथ नहीं आया होता ना तो तेरे को घुसने ही नहीं देता अंदर, लेकिन अब लगता है कि तुझे यहाँ अंदर बुला कर ना मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, सारा का सारा प्लान तूने मेरा बर्बाद कर दिया। दाफिन कहता है कि बस बहुत हो गया, कि किसका प्लान कामयाब हुआ कि किसका फेल हुआ वो तो कुछ ही टाइम बाद पता लग जाएगा, अब मैं थक चुका हूँ तुम लोगों के साथ खेल कर, चलता हूँ, बस बाय बाय कहने के लिए आया था। उसके बाद दाफिन जो होता है वो जो जुगन की कुल्हाड़ी थी उसको उठा लेता है और चिकन से कहता है कि आ जाओ चिकन, हम यहाँ से चलते हैं। चीफ कहता है कि कहाँ जाएगा, कोई नहीं जाएगा, तो अंदर आया है ना तो तुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दाफिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले चिकन होता है उसको दूर उड़ा के फेंक देता है। याओ, चीफ, जुगुन, बाकी सारे लोग दाफिन के पीछे पड़ चुके थे कि वो उसको मार डालें, लेकिन दाफिन आराम से आगे बढ़ते हुए जुगुन की कुल्हाड़ी की मदद से सबसे बड़ा पेड़ काट लेता है और उसको लेके वो भागने लग गया था कि वो इस पेड़ को सीधा पहाड़ पे मार कर छोटे से होल को तोड़कर बड़ा कर दे। वो पेड़ का टुकड़ा असल में बहुत बड़ा झंडा था, उसको उठाने में भी दाफिन को तकलीफ हो रही थी, वो हाइट से भी उससे बहुत ज्यादा बड़ा था। दाफिन को पता था कि अगर वो अपनी जॉइंट स्पीड को समन कर ले, झंडा उसके लिए कुछ ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, तो फिर वो आसानी से उसको संभाल सकता है। वहीं प्रिंसेस जो होती है घोड़ा गाड़ी के अंदर सवार थी, वहाँ पे जो सिपाही आने लग गए थे वो उनसे फाइट कर रही थी। चीफ के साथियों को पता चल चुका था कि यहाँ से ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके ऊपर हमला करने पहुँचे थे, लेकिन प्रिंसेस के सिपाही ने सबको मार गिराया। लेकिन चीफ जो था जैसे ही दाफिन के ऊपर हमला करके उसकी जान लेने वाला था कि दाफिन खुद को बहुत ही बड़ा कर लेता है, वो अपनी जॉइंट स्पीड को समन कर लिया था, इस वजह से वो बहुत ही बड़ा हो चुका था। बड़ा होने के बाद वो जो झंडा लेके आया हुआ था उसको पूरी जान से उठाता है, पहाड़ की तरफ मार के उसको फेंक देता है, जिस वजह से जो पहाड़ का वो छोटा सा होल था वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब यहाँ से आसानी से बाहर निकला जा सकता था। दाफिन प्रिंसेस को एक ही हाथ से पकड़ के उठा लेता है। प्रिंसेस ने घोड़ा गाड़ी को और सबको एक ही साथ उठा लिया था। उठाने के बाद वो उसी होल के अंदर घुस जाता है ताकि आराम से ये सारे लोग बाहर निकल सकें। उनको काफी ज्यादा मजा आ रहा था। यहाँ से बाहर निकलने पे चीफ और सियाओ अभी भी दाफिन के पीछे थे उसको पकड़ने के लिए। दाफिन ने एक जोरदार पैर झंडे की लकड़ी को मार दिया था। झंडे की लकड़ी थोड़ी सी नीचे होती है, जैसे ही चीफ वहाँ पर आता है वो लकड़ी मुड़ के उसके मुंह पे लगती है। वो चीफ दूर फेंका चुका था। उसके बाद दाफिन और प्रिंसेस और बाकी सारे लोग वहाँ से काफी दूर आ चुके थे। अब रास्ता खाली हो गया था, वो अब यहाँ से आराम से जा सकते थे। अभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार हम लोग यहाँ पे बच गए, नहीं तो ये लोग मिलके हमें मार दिए होते। लेकिन ये उनकी खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाती, क्योंकि वहाँ पर वो सारे सिपाही पहुँच चुके थे जो चारों तरफ से महल को घेर के रखे हुए थे। लोगों के सिपाही अभी दाफिन प्रिंसेस से कहता है कि आप यहाँ से जाओ, तब तक मैं इनको संभालता हूँ। दाफिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही बड़ा पत्थर उठा लेता है। वो पत्थर उठाने के बाद वो पत्थर सीधा ही सिपाहियों की तरफ फेंक देता है। इस वजह से लोग भी दूर फेंका चुका था। उसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी दाफिन उस घोड़ा गाड़ी के पीछे भागने लगता है ताकि वो घोड़ा गाड़ी के पास पहुंच सके। उसके बाद वो खुद को छोटा बना लेता है। उसके बाद वो प्रिंसेस के साथ वहां से जाने लग गया था, लेकिन सियानलोंग, जियाओ और जुगुन सारे लोग भड़के हुए थे। आखिर यह इतनी आसानी से हमारे हाथों से बच के कैसे निकल गया? ऐसा नहीं हो सकता, इतनी आसानी से बच जाए, हम यहाँ से उसको नहीं जाने दे सकते। वो लोग जो थे बाकी सारे सिपाहियों को बता देते हैं कि दाफिन यहाँ से किस ओर भागने की कोशिश कर रहा है, ताकि बाकी सारे सिपाही यहाँ पर आने के बाद दाफिन को पकड़ ले। वो जो दाफिन का दुश्मन था जो उसको मारना चाह रहा था, उसको पता चल जाता है कि दाफिन कहाँ से जा रहा है। वो अपनी सिपाहियों को रेडी करता है, दाफिन की घोड़ा गाड़ी की तरफ उन लोगों को भेज देता है। सारे के सारे लोग घोड़ा गाड़ी का पीछा करते हुए दाफिन के पीछे ही लग चुके थे। दाफिन जितना तेजी से घोड़ा गाड़ी भगा रहा था वो सिपाही भी उतना तेजी से उसके पीछे पड़ चुके थे। लेकिन दाफिन को पता था कि वो लोग मेरा पीछा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो लोग यहाँ पे आ ही नहीं पाएंगे, तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। दाफिन बड़े आराम से वहाँ पर लेटा हुआ था। तभी दाफिन को पीछे से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि कोई और नहीं वही हेवनली चिकन था जो दाफिन के पास आना चाहता था। तो दाफिन घोड़ा गाड़ी चलाने वाली लड़की को सिग्नल देता है कि रुक जाओ, ये चिकन हमारे पास आ रहा है। तो वो घोड़ा गाड़ी रोक देती है। ऐसे ही घोड़ा गाड़ी रोकी थी, वो जो हेवनली चिकन था खुद को एक छोटे से चूजे में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो एक क्यूट सा छोटा सा चूजा बन चुका था जो अब दाफिन के हाथ में आ जाता है। दाफिन भी उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो चुका था। दाफिन का वो हेवनली चिकन एक प्यारा सा पेट बन चुका था, ताकि जब भी दाफिन को जरूरत होगी तो उस हेवनली चिकन को बड़ा करके उसका इस्तेमाल कर सकता है। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही क्यूट सा पेट दाफिन को मिल चुका था। यह सीन दिखाते यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गांव का जो लीडर था वो दाफेन, प्रिंसेस और बाकी सभी के साथ गद्दारी कर रहा था। उसने दुश्मनों को अपने साथ शामिल कर लिया था, जो सभी प्रिंसेस और बाकियों की जान लेने के लिए पहुंच चुके होते हैं। दुश्मनों में एक बंदा भी था त्यानलोंग नाम का, जो बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसने पूरा मेन गेट को ही कवर कर लिया था। तो दाफेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को बड़ा करता है, पहाड़ को तोड़ के वहाँ से भागने लग जाता है ताकि प्रिंसेस और बाकियों को वो बचा सके। इसके बारे में जब त्यानलोंग और बाकियों को पता चलता है तो वो पूरी जान लगा के दाफेन और बाकियों के पीछे पड़ जाते हैं, कैसे कि उसको पकड़ने के बाद उसकी जान ले ले। वो दाफेन को बस मरा हुआ देखना चाहते थे। इस सीन के बाद नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हेवनली चिकन दाफेन के पास छोटा हो जाता है और वो दाफेन के पास आ चुका था। वो हेवनली चिकन को प्रिंसेस को दिखाता है। उसको देख के प्रिंसेस खुश हो जाती है। ये बड़ा सा प्यारा और काफी क्यूट है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? इसकी पावर देख के ऐसा पता चलता है कि पैदा ही नेचुरल टाउजन के साथ हुआ है। ऐसा कहा जाता है जिसके पास इस तरह की पावर होती है वो जितना चाहे खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकता है और उतना ज्यादा बड़ा बना सकता है और उतना ही ज्यादा छोटा बना सकता है और खुद को अलग अलग तरह से ट्रांसफॉर्म करने की पावर आ जाती है किसी के भी पास जिसके पास टाउजन की पावर हो। मानना पड़ेगा दाफेन, ये चिकन बड़ी कमाल की चीज है। इसको देख के लगता है कि ये करीब 100 साल पुराना है और 100 साल से ये जिंदा है। काफी हद तक अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया होगा। वो चिकन से कह रही होती है, देखो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूँगी। वो चिकन भी बड़ा खुश हो रहा था। लगता है मैं अच्छे लोगों के हाथ में पड़ गया, ये लोग तो कितने अच्छे हैं और मेरा ख्याल भी रखते हैं। दाफेन जूडी से कहता है कि जाओ जरा चूल्हे का इंतजाम करो और जल्दी से चूल्हा चालू करो, मैं इस चिकन को पकाना चाहता हूँ। ये 100 साल पुराना है तो टेस्ट भी कमाल का होगा, तो जल्दी से इसको पकाने की तैयारी शुरू कर दो। ये सुनकर बेचारा छोटा सा चिकन डर जाता है। ये लोग तो आदमखोर निकले, ये मुझे पकड़कर ही खाने वाले हैं। वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जान बची तो लाखों पाए, वरना ये लोग तो मुझे खा जाते। दाफेन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। भाग गया ये चिकन, दोबारा दिखाना तो पक्का पका कर खाऊंगा। इसके बाद रात को जो प्रिंसेस की बीमारी थी उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। दाफेन भी वहाँ पर हो जाता है ताकि अपनी पावर को कल्टीवेट कर सके। इस वजह से वो बीमारी प्रिंसेस का कुछ नहीं कर पाएगी। प्रिंसेस कई सारी स्पिरिचुअल स्टोन लाई होती हैं। वो स्पिरिचुअल स्टोन दाफेन को देते हुए कहती हैं, ये लो दाफेन, इसका इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेशन स्टार्ट करो और कल्टीवेशन का ऑरा मेरे अंदर बस ट्रांसफर कर दो और लगातार करते जाना। इससे तुम्हें भी फायदा होगा और मुझे भी। तो दाफेन, क्या तुम कल्टीवेशन करने के लिए रेडी हो? दाफेन कहता है हाँ बिल्कुल मैं रेडी हूँ, आप भी तैयार हो जाओ, मैं यहाँ पर कल्टीवेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद दाफेन अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलती है, जितना भी ऑरा उस स्पिरिचुअल स्टोन का होता है। जैसे जैसे दाफेन की कल्टीवेशन इंक्रीज होती जाती है उसका ऑरा और भी ज्यादा तेज होने लगता है और वो सीधा प्रिंसेस के अंदर जाते हुए जो बीमारी का आइस वाला अटैक था धीरे धीरे करके कम होने लगता है। दाफेन अपनी कल्टीवेशन की स्पीड को और ज्यादा कर देता है और पूरी ताकत से कल्टीवेशन कर रहा होता है ताकि वो और ज्यादा ऑरा प्रिंसेस के अंदर ट्रांसफर कर सके। उसके खुद के अंदर इतना ज्यादा ऑरा भरने लगता है मानो कि वो थोड़ी देर और प्रैक्टिस करे तो ब्रेक थ्रू कर लेगा। प्रिंसेस कह रही थी कि इस बार तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी बीमारी काफी हद तक कम हो गई। शायद ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि दाफेन तुम भी अपना ब्रेक थ्रू करने वाले हो। अगर तुम ब्रेक थ्रू करोगे तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा, उतना ही ज्यादा मेरे ऊपर अच्छी तरह से असर करेगा। प्रिंसेस की जो बॉडी होती है उसके अंदर जो वो बीमारी होती है वो थोड़ा कम होते हुए वहाँ पर एक ऑरा का पिल जैसा शेप बन जाता है, क्योंकि दाफेन का जो ऑरा प्रिंसेस के अंदर जा रहा था, क्योंकि वो सारा ऑरा पिल के शेप में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। अगर ये पूरी तरह से हो जाता है तो प्रिंसेस की बीमारी काफी हद तक कम हो जाएगी। दाफेन खुद भी कह रहा था कि ये जो 3 स्पिरिचुअल स्टोन मिले हैं बहुत अच्छे हैं। जब मैंने एक से कल्टीवेट किया था तो वो भी काफी कमाल का था, लेकिन इस बार तो 3 मिल गए। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ऑरा यहाँ पर प्रिंसेस को फायदा दे रहा होगा और उनकी बीमारी ठीक हो रही होगी। और वहीं पर जूडी जो होती है वो घोड़ा गाड़ी के अंदर झांक झांक कर देख रही होती है कि दाफेन क्या कर रहा है, कहीं वो प्रिंसेस की ज्यादा क्लोज तो नहीं आ गया। हल्का भी क्लोज होगा ना तो थप्पड़ ही थप्पड़ मारूंगी। लेकिन वो सिपाही जूडी से कहती है कि देखो ज्यादा झांकने की जरूरत नहीं है, वरना तुम दाफेन को थप्पड़ क्या मारोगी, उल्टा प्रिंसेस तुमसे नाराज हो जाएंगी, क्योंकि प्रिंसेस को पता है कि कौन उनके लिए अच्छा इंसान है और कौन उनके लिए बुरा इंसान है। वो दाफेन पे भरोसा करती है, तभी उन्होंने उसको इतना ज्यादा करीब आने दिया। अगर तुम यहाँ पे उंगली करोगी तो प्रिंसेस को गुस्सा दिला दोगी। लेकिन जूडी कहती है कि देखो कुछ भी क्यों ना हो जाए, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे दाफेन पे भरोसा नहीं है। वो 1 नंबर का ठरकी आदमी है, मेरा 2-4 थप्पड़ पड़ेगा ना वो अपने आप एकदम
शरीफ बंदा बन जाएगा। तो वही दाफेन जो इतनी ज्यादा कल्टीवेशन कर रहा था तो उसके पूरी बॉडी के अंदर क्रैक्स पड़ने लग गए थे। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो अपनी सारी तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि वो आखिरी स्टेप है ब्रेक थ्रू करने का। लेकिन अगर वो थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले तो वो अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगा। जूडी भी देख के कहती है कि बाप रे कितनी अजीब आवाज है। दाफेन के कल्टीवेशन तो बहुत ही मिस्टीरियस आवाज आ रही है, मानो कि ये अपना ब्रेक थ्रू करने वाला है। जैसा सभी लोगों ने सोचा था वो चीज यहाँ पर हो जाती है। दाफेन यहाँ अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है, इस वजह से वो भी मसल रेजोनेंस और रेलम के अंदर पहुँच जाता है। जिस रेलम के ऊपर त्यांलोंग अभी भी है। उसको देखकर जनरल और बाकी सब डर गए थे कि ये तो त्यांलोंग मसल रेजोनेंस और रेलम का बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब उसी रेलम को यहाँ दाफेन ने ब्रेक थ्रू कर लिया था। अब तो त्यांलोंग उसके सामने क्यों ना आ जाए। दाफेन उसको चुटकियों में हरा सकता है। जैसे दाफेन का ब्रेक थ्रू हुआ था, उसी के साथ साथ प्रिंसेस के हालत में बहुत ज्यादा सुधार आया था। उसकी बीमारी एकदम से कम हो चुकी थी। प्रिंसेस इतनी ज्यादा खुश होती है, वो फट से जाती है और दाफेन को गले लगा लेती है कि दाफिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से आज मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है। दाफिन खुद भी खुश था कि प्रिंसेस मुझे तो आपका शुक्रिया करना चाहिए, आपकी वजह से मैं अपना ब्रेक थ्रू कर पाया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। के बाद दाफिन घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठकर प्रिंसेस के बारे में ही सोच रहा था। वाह, प्रिंसेस तो बहुत अच्छी है, इतनी ज्यादा वो सुंदर है, उनका दिल उतना ही ज्यादा साफ। ऐसी लड़की कहाँ ही जल्दी किसी को मिलती है। तभी वहाँ पर वो चिकन भी पहुँच जाता है। इसको देख के दाफिन कह रहा था, अबे तू फिर से आ गया, अब तू यहाँ पर कौन सी मुसीबत लेके आया है। इस बार आया ना तो पक्का तुझे खाए बगैर चारे नहीं दूंगा। वो जो चिकन था उसको कुछ बताने की कोशिश कर रहा था पर दाफिन समझ नहीं पा रहा था। अभी वहाँ पर त्यांलोंग अपने पूरे सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच चुका था, जो एकदम करीब होता है। और चिकन बेचारा दाफिन को बताने के लिए आया था कि त्यांलोंग यहाँ पर आ रहा है तो तुम्हें सावधान रहना। लेकिन दाफिन उसकी बात को उल्टा समझते हुए कहता है, चिकन गद्दार कहीं के, मुझे पता था कि तुम ही इन लोगों को लेके आए हो, हमारी जान लेना चाहता है। इन लोगों को तुमने यहाँ बुला लिया, देखो मैं तुम्हारी आंखों के सामने कैसे इन सबों की पैर में जाता हूँ। मेरा प्लान कामयाब नहीं होने दूंगा। बेचारा चिकन परेशान हो गया था कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो यहाँ पे इसको बचाने आया था ताकि वो उन लोगों से मुकाबला कर सके। त्यांलोंग जो था वो पूरी रफ्तार घोड़ा गाड़ी की तरफ बढ़ने लग जाता है। दाफिन भी जल्दी से घोड़ा गाड़ी से उतरता है और त्यांलोंग से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था ताकि वो प्रिंसेस का कुछ बिगाड़ ना सके। त्यांलोंग जैसे ही दाफिन को पंच मारने वाला था, दाफिन उल्टे हाथ का एक घसीट के मुक्का देता है कि त्यांलोंग उड़कर दूर फेंका जाता है, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे थे। हमें भी पता है कि जो भी बंदा दाफिन के सेम लेवल पर होगा, दाफिन के पास उससे कहीं गुना ज्यादा पावर होती। इसी वजह से सेम लेवल पर होने के बावजूद भी तो त्यांलोंग भी दाफिन का कुछ नहीं कर पाता। इस चीज से गुस्सा होकर त्यांलोंग अपनी स्प्रॉट को बाहर निकालता और स्प्रॉट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक बनाते हुए सीधा दाफिन की तरफ बढ़ चुका था। लेकिन वो अटैक दाफिन के ऊपर कर पाता कि दाफिन एक ही उंगली से उसको उड़ा के दूर फेंक देता है। दाफिन पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और त्यांलोंग हैरान हो जाता है। अभी कुछ देर पहले तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, अचानक में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। उसके पास कई सारे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक भी अटैक दाफिन को लग ही नहीं रहा था। दाफिन हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है कि क्या मुझे यहाँ पर गुदगुदी करने आया है, वे अटैक कर अटैक, तेरे अटैक मुझे हंसी दिला रहे हैं। इसके बाद दाफिन एक ही पंच मारते हुए सीधा त्यांलोंग को उड़ाकर दूर फेंक देता है। जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे सभी की हवा निकल जाती है। अरे ये दाफिन को क्या हो गया, ये तो पागल हो गया। दाफिन को लग रहा था कि मैंने इन लोगों को मारा तो ये लोग दोबारा अटैक करने नहीं आएंगे। वहाँ से जाने लगता है, लेकिन त्यांलोंग इतनी जल्दी हार तो नहीं मानेगा। तो वो वापस से चुपके से अपना अटैक रेडी करता है और अचानक में ही एक बहुत ही खतरनाक वाला स्लैश अटैक करता है, जो सीधा दाफिन की तरफ करता है कि ये अटैक दाफिन देख ही ना पाए और पीछे से उसकी जान चली जाए। लेकिन दाफिन ठहरा होशियार और एकदम चौकन्ना। वो फट से अपने 3 हेवन पिलर बाहर निकाल लेता है। उसके फॉर्मेशन के साथ साथ 3 हेवन पिलर बाहर आ चुके थे। उनमें से एक हेवन पिलर से वो सबसे पहले तो स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और साथ ही साथ त्यांलोंग को भी उड़ाकर दूर फेंक देता है। उसका अटैक भी गया था और वो खुद भी उड़कर दूर फेंका चुका था। दाफिन कहता है कि तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला, तुम लोग तो एकदम मक्खी की तरह भिनभिनाते हुए पीछे पड़ चुके हो, लगता है तुम लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। तो दाफिन अपना हेवन पिलर लिए हुए बहुत मारता है सभी को। वो ऐसा अटैक कर रहा था कि पूरी जगह पे एकदम भूकंप आ चुका था। दाफिन जॉइंट स्प्लिट क्लियर करते हुए त्यांलोंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। त्यांलोंग उसके घुटने से भी नीचे था। दाफिन पूरे गुस्से के साथ उसके सामने खड़ा था। त्यांलोंग की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसकी मौत उसके सामने थी। उसको लग रहा था कि दाफिन मेरी जान ले लेगा, लेकिन मैं इतनी जल्दी तो नहीं मर सकता, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कैसे अपनी जान बचा सकूं, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। दाफिन एक घसीट के पास
त्योनलोंग को मारने वाला होता है। त्योनलोंग अपनी स्प्रॉट की मदद से अटैक को रोकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। वो अटैक सीधा त्योनलोंग को पहाड़ के अंदर धंसा देता है। जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि मसल, रेजोनेंस और रेलम को ब्रेक थ्रू किया है, ये तो उससे भी बहुत आगे है, लेकिन इतने जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग बना कैसे? हमें तो आधा भी घंटा नहीं हुआ था इसका पीछा करते हुए। थोड़ी देर पहले ये कमजोर था, थोड़ी देर में ये इतना पावरफुल कैसे बन गया? यह 16 साल का है, खुद बताता है कि इसकी उम्र 16 साल है, लेकिन दिखता है क्या है 16 साल का? तो 60 साल के बुढ़े को भी एक बार में मार के खत्म कर देगा, जिसने कल्टीवेशन में महारत हासिल की हो। मुझे नहीं लगता है 16 साल का होगा, बड़ा ही मिस्टीरियस बंदा है। काफिन कहता है कि थोड़ी सी और मेरी तारीफ करो, मुझे अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है। ऐसे जो मेरा नाम सुन के तुम लोग डर रहे हो ना, वाह क्या फीलिंग है, मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया। इसके बाद वो जुगुन की कुल्हाड़ी छीन लेता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है, तो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तो ताफेन कहता है, अबे वह मोटे जुगुन, तुम तो अपनी कुल्हाड़ी लेके नहीं जाएगा क्या? चलिए अपनी कुल्हाड़ी भी अपने साथ लेके जाओ, ऐसे खाली हाथ क्यों डर के मेरे से भाग रहा है? तो ताफेन पूरी ताकत से उसकी कुल्हाड़ी उसी की तरफ फेंक देता है। तो कुल्हाड़ी जुगुन को लग जाती है और जुगुन की हालत खराब हो जाती है। वो उड़कर दूर फेंका चुका था। बचे हुए जो लोग थे वो अपनी जान बचा के यहाँ से भागने लगते हैं। सभी को पता चल चुका था कि नहीं भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, ताफेन हमें मार डालेगा अगर हम यहाँ पे 1 मिनट और भी ज्यादा रुके तो त्योनलोंग जो था वो पूरी रफ्तार से अपनी जान बचा के भाग जाता है। यह सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंसेस ने दाफेन को कुछ स्पिरिचुअल स्टोन दिए थे। इसकी मदद से दाफेन कल्टीवेशन करते हुए अपना ब्रेक थ्रू करता है। वो जो कल्टीवेशन कर रहा था उसका जो ऑरा होता है उसकी मदद से प्रिंसेस की जो हालत होती है काफी ज्यादा ठीक हो जाने लग जाती है, जिस वजह से प्रिंसेस और दाफेन दोनों खुश हो गए थे। लेकिन तभी वहाँ पे त्योनलोंग पहुँच जाता है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस और दाफेन को मारने की कोशिश कर रहा था। हम को देखते हैं जो एकदम ज्यादा इंजर्ड होने के बाद एक जगह पे बैठा हुआ था। तब वहाँ पर दूसरा बंदा आता है जो कि त्योनलोंग के लिए ही काम करता है। वो यहाँ पर स्याओ को पकड़ कर लाता है। त्योनलोंग स्याओ से कहता है कि बता मुझे वो लोग आखिर गए कहाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर दाफेन कहाँ भाग के चला गया। वो कहता है कि देखो मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि प्रिंसेस की जो हालत खराब है ना, तो उसको दाफेन की जरूरत पड़ती ही होगी। तो अगर हम प्रिंसेस का पीछा करते हैं तो दाफेन हमें मिल जाएगा। मुझे लगता है कि प्रिंसेस किंग जो सिटी में जा रही होगी, जो कि पास ही में है, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसेस की अच्छी पहचान है। तो हमें फैंजा सिटी में जाना होगा, वहाँ पर दाफेन मिल जाएगा। वहीं घोड़ा गाड़ी के अंदर दाफेन जो था वो चिकन से कह रहा होता है, तैयार है ना तू पकने के लिए? मैं अभी तुझे पका कर खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। और जूडी भी कह रही थी, हाँ मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ, मैं तो चूल्हा रेडी करके रखी, फटाफट इस चिकन को पका कर खा जाएंगे। बेचारा चिकन काफी ज्यादा डरा हुआ था, पहले सर पटक पटक के उनसे माफी मांगता, देखते हुए अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था ताकि ये लोग उसको ना मारे और उसको अपने साथ ही रख ले। तो प्रिंसेस चिकन को उठाकर अपने पास ही रख लेती है और उन सभी से कहती है कि इसको मारने से हमें क्या ही मिलेगा, देखो कितना प्यारा है, तो इसको मारना ठीक नहीं होगा। दाफेन चिकन से कहता है कि बहुत ही चालाक है तू, तुझे पता है तू किसके साथ थोड़े से नखरे दिखाएगा और वही इंसान तुझे बचा लेगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ज्यादा तुझे प्रिंसेस के साथ चिपकने की जरूरत नहीं है, उसने तुझे बचा लिया यहाँ पर, तू हर टाइम प्रिंसेस को परेशान कर, उनके करीब भी गया ना तो बहुत मारूंगा तुझे। बेचारा चिकन दोबारा से डर जाता है, फिर से प्रिंसेस के पीछे आके छुप जाता है। कहीं दाफेन उसको फिर से पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंसेस ने दाफेन को कुछ स्पिरिचुअल स्टोन दिए थे। इसकी मदद से दाफेन कल्टीवेशन करते हुए अपना ब्रेक थ्रू करता है। वो जो कल्टीवेशन कर रहा था उसका जो ऑरा होता है उसकी मदद से प्रिंसेस की जो हालत होती है काफी ज्यादा ठीक हो जाने लग जाती है, जिस वजह से प्रिंसेस और दाफेन दोनों खुश हो गए थे। लेकिन तभी वहाँ पे त्योनलोंग पहुँच जाता है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस और दाफेन को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दाफेन ने जल्दी ब्रेक थ्रू किया था, तो वो सारा का सारा गुस्सा त्योनलोंग पे उतार देता है। वो उसको इतना मारता है कि त्योनलोंग की हालत खराब हो जाती है। मार मार के उसने त्योनलोंग और उसके सारे साथियों की हालत खराब कर दी थी। इस वजह से वो तीनों अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में त्योनलोंग को देखते हैं जो एकदम ज्यादा इंजर्ड होने के बाद एक जगह पे बैठा हुआ था। तब वहाँ पर दूसरा बंदा आता है जो कि त्योनलोंग के लिए ही काम करता है। वो यहाँ पर स्याओ को पकड़ कर लाता है। त्योनलोंग स्याओ से कहता है कि बता मुझे वो लोग आखिर गए कहाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर दाफेन कहाँ भाग के चला गया। वो कहता है कि देखो मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि प्रिंसेस की जो हालत खराब है ना, तो उसको दाफेन की जरूरत पड़ती ही होगी। तो अगर हम प्रिंसेस का पीछा करते हैं तो दाफेन हमें मिल जाएगा। मुझे लगता है कि प्रिंसेस किंग जो सिटी में जा रही होगी, जो कि पास ही में है, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसेस की अच्छी पहचान है। तो हमें फैंजा सिटी में जाना होगा, वहाँ पर दाफेन मिल जाएगा। वहीं घोड़ा गाड़ी के अंदर दाफेन जो था वो चिकन से कह रहा होता है, तैयार है ना तू पकने के लिए? मैं अभी तुझे पका कर खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। और जूडी भी कह रही थी, हाँ मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ, मैं तो चूल्हा रेडी
रेडी करके रखी, फटाफट इस चिकन को पकाकर खा जाएंगे। बेचारा चिकन काफी ज्यादा डरा हुआ था, पहले सर पटक पटक के उनसे माफी मांगता, देखते हुए अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था ताकि ये लोग उसको ना मारे और उसको अपने साथ ही रख ले। तो प्रिंसेस चिकन को उठाकर अपने पास ही रख लेती है और उन सभी से कहती है कि इसको मारने से हमें क्या ही मिलेगा, देखो कितना प्यारा है, तो इसको मारना ठीक नहीं होगा। दाफिन चिकन से कहता है कि बहुत ही चालाक है तुझे पता है तू किसके साथ थोड़े से नखरे दिखाएगा और वही इंसान तुझे बचा लेगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ज्यादा तुझे प्रिंसेस के साथ चिपकने की जरूरत नहीं है, उसने तुझे बचा लिया यहाँ पर, तू हर टाइम प्रिंसेस को परेशान कर, उनके करीब भी गया ना तो बहुत मारूंगा तुझे। बेचारा चिकन दोबारा से डर जाता है, फिर से प्रिंसेस के पीछे आके छुप जाता है, कहीं दाफिन उसको फिर से पका के ना खा जाए। बहुत ही क्यूट सा चिकन था। प्रिंसेस दाफिन से कहती है कि तुम इससे कह रहे थे कि ये मेरे करीब ना आए, उल्टा जो तुम मेरे करीब आते रहते उसका क्या, मुझे लगता है ना तुम्हें बहुत ज्यादा जलन हो रही है। दाफिन कहता है मुझे नहीं पता ये जलन है कि क्या है, मैं एक मॉन्स्टर और ये एक लड़का मॉन्स्टर, लड़की होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये लड़का है, ये आपके साथ रहेगा तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। तो सुन के प्रिंसेस के भी हंसी नहीं रुक रही थी। देखो तो दाफिन कितना जेलस फील कर रहा है। अभी वो सिपाही प्रिंसेस से कहती है कि रेडी हो जाओ, हम कुछ ही दूर है, फैंक जाओ कंट्री में पहुँचने के लिए, थोड़ी देर के अंदर हम फैंक जाओ कंट्री में पहुँच जाएंगे। जिसके बाद सब फैंक जाओ कंट्री में पहुँच चुके थे। यहाँ पे प्रिंसेस के कुछ रिलेटिव रहते थे। ऐसे ही प्रिंसेस यहाँ पर आई थी तभी उसको ग्रीट करना शुरू कर देते। प्रिंसेस आप यहाँ पर कुछ काम था क्या हमसे? तो प्रिंसेस कहती है देखो वैसे काम तो नहीं था, मैं कुछ और वजह से यहाँ पर आई हुई हूँ। यहाँ पास का कोई गांव का लीडर है, उसका नाम गांव है, उसने मुझे काफी ज्यादा परेशान करके रखा है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जाओ और गांव को पकड़ के लाओ। याद रखना वो मरा हुआ नहीं चाहिए, वो मुझे जिंदा चाहिए। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि मैंने उसकी हमेशा से मदद की है, लेकिन तब भी वो मेरे खिलाफ क्यों गया? जाओ और उसको जिंदा पकड़ के लाओ। जिस पे बाकी सारे लोग कहते प्रिंसेस आप बेफिक्र रहो, हम लोग जाएंगे और उस गांव को आपके पास पकड़ के लाएंगे। इसके बाद प्रिंसेस कमरे में आकर अपना मेकअप करने लगती है। वो आराम से थोड़ा टाइम बिता रही थी। अभी वहाँ पर जूडी आकर प्रिंसेस से कहती आपकी वो जो बुद्धा टेक्निक वाली किताब थी वो कहाँ है? मैं वो किताब देख ही नहीं पा रही, मुझे वो किताब चाहिए। तो प्रिंसेस कहती अरे मैंने तो उसको दाफिन को दे दिया, उसका कुछ इस्तेमाल हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, तो इसलिए मैंने उसे उठाकर दाफिन को दे दिया। सुनकर जूडी कहती आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो बुद्धा टेक्निक की किताब कितनी ज्यादा कमाल की थी, आपने उसे ऐसे ही दाफिन को दे दिया, आप कितना ज्यादा मेहरबानी करेंगे दाफिन के ऊपर। ऐसा लग रहा था जूडी को किताब चाहिए थी, लेकिन वो किताब उसको नहीं मिल सकती क्योंकि दाफिन उसको दे नहीं से रहा, वो कभी भी जूडी को कुछ नहीं देगा। तो वहीं दाफिन जो था उसी किताब को पढ़ रहा था। वहाँ पर वो चिकन भी पहुँच जाता है। वो अजीब तरह से चिल्लाते हुए दाफिन से ये कह रहा था कि मुझे वो किताब दे दो। तो दाफिन कहता है ये तुम क्या करेगा इस किताब का? वैसे भी तू कितना अजीब इंसान है, अजीब सा चिकन है, अजीब सी आवाज निकालता है। अच्छा बता तू है क्या चीज? अच्छा चल फिर भी ठीक है, तुझे किताब चाहिए ना, मैं एक शर्त पर तुझे ये किताब दूंगा। ये शर्त ये है कि तुझे मुझसे फाइट करनी पड़ेगी और मुझे हराना पड़ेगा। अगर तू मुझे फाइट में हराता है तो इसके बदले ये किताब तेरी हो जाएगी। बोल मेरी शर्त मंजूर है या फिर इस किताब को मैं अपने पास रख लूँ? उसके बाद वो जो चिकन होता है एक ही लात मार के दाफिन को उड़ाकर दूर फेंक देता है। दाफिन हैरान हो जाता है, अरे ये तो उंगली जितना बड़ा है और एक लात में मुझे उड़ाकर दूर फेंक दिया, नहीं छोड़ूंगा इसको मैंने नहीं सोचा था इतना खतरनाक अटैक पहली बार में कर देगा। तो दाफिन अगला वाला अटैक चिकन के ऊपर करते हुए उसको ताकत से घसीट कर एक पंच मार देता है। तो चिकन भी उड़कर दूर फेंका चुका था। ये देखकर चिकन को गुस्सा आ जाता है कि दाफिन ने उसको पंच कैसे मारा। तो वो दाफिन के सामने अपनी 7 कलर हेवनली फायर को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि उसके सबसे खास टेक्निक है। करते हुए भी उसके साथ जितने भी हेवनली फायर की पावर थी वो सभी आपस में मिलना शुरू हो जाती है। उस वजह से बहुत ही भयंकर ऑरा क्रिएट हो चुका था। वो ऑरा अपनी पूरी पावर की मदद से ढक देता है। दाफिन हैरान था कि ये चिकन कर क्या रहा है, क्या करने वाला है ये मेरे साथ, मुझे इसके हर एक अटैक से बचने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। इसके बाद वो जो चिकन था खुद को बहुत ज्यादा बड़ा कर लेता है, जैसे कि वो पहले बड़ा हुआ करता था, ताकि वो दाफिन के ऊपर अटैक करते हुए उसको हरा देगा और उसे इतना मारेगा कि दाफिन हार जाएगा। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दाफिन के ऊपर अटैक कर देता है। दाफिन उसकी अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था और चिकन से कहता है कि तू चीटर आदमी है, मैंने तुझे चैलेंज किया था जब तू छोटा था, बड़े होने के बाद थोड़ी ना कहा था, और तू बड़ा होकर के मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चीटिंग करने वालों से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। तो दाफिन भी अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। वह अपनी और ज्यादा पावर एक्टिवेट करने के बाद एक घसीट कर पंच चिकन को मार दिया था। ये अटैक इतना जोर से उस चिकन को जाके लगता है कि चिकन की हालत खराब हो जाती है। वो इतना बड़ा हुआ था तभी कोई फायदा नहीं हुआ और एक ही पंच में वो वापस से छोटा होकर के सीधा आके प्रिंसेस के हाथ
हाथ में गिरता है और वो थोड़ा सा नाटक करने लग गया ताकि उसको देखकर प्रिंसेस उसे थोड़ा सा प्यार करे। और दाफिन यहाँ आकर कहता है, तू भाग के यहाँ पर आ गया, अभी हमारी फाइट पूरी नहीं हुई थी, अभी बहुत सारे अटैक करना बाकी है तुम्हारे ऊपर, चल तू आजा जल्दी से बाहर। प्रिंसेस दाफिन से कहती है, मत परेशान करो इस प्यारे से चिकन को, इतना ज्यादा क्यों नफरत करते हो तुम इससे। दाफिन उस चिकन से कहता है, चिकन ये किताब चाहिए या नहीं चाहिए। तो दाफिन कहता है, चल मेरी अगली शर्त मान, अब से तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा, मैं किसी भी मुसीबत में पड़ता हूँ तो तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ जो गाँव का लीडर है गाँव है उससे भी बदला लेने में मेरी मदद करनी पड़ेगी, आगे से तुझे हमेशा मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। अगर ये सब तुझे मंजूर है तो ये किताब मैं तुझे दे देता हूँ। वो चिकन फट से उस किताब को अपने पास रख लेता है। वो दाफिन की शर्त पर हामी भर चुका था। फिर उसके बाद वो दाफिन का मजाक भी उड़ाना स्टार्ट कर देता है। दाफिन कहता है, रुक, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। वो उसके पीछे भागने लग जाता है। ये लोग काफी टाइम तक आपस में मस्ती करने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जनरल भी पहुँच जाता है जो प्रिंसेस के लिए कुछ खबर लेकर आया था। कहता है, प्रिंसेस हमें वो इंसान मिल गया जिसको आप ढूंढना चाह रही थी, हमने गाँव को पकड़ लिया है। इसके बाद गाँव को महल के अंदर लाया जाता है। गाँव को प्रिंसेस के सामने लाकर बैठा दिया गया था। प्रिंसेस कहती है गाँव से, गाँव तुम आखिर मेरे खिलाफ क्यों हुए? मैंने तो हमेशा तुम्हारी मदद की थी ना, कभी तुम्हारे साथ गलत करने के बारे में सोचा तक नहीं मैंने। गाँव जो होता है उसको डरते हुए बता रहा होता है कि देखिए प्रिंसेस, मैंने कभी भी गद्दारी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ दिन पहले सियाब मेरे पास किलिंग ऑर्डर लेके आया था। ये किलिंग ऑर्डर मुझे देखने के बाद ये पता चला कि मुझे दाफिन को मारना है, न कि आपको मारना है और न ही आपको नुकसान पहुँचाना है। इस किलिंग ऑर्डर में दाफिन को मारने के बारे में लिखा था। मैंने आपको यहाँ बुलाया ताकि आपके साथ दाफिन भी आ जाए। उसके बाद हम लोग मिलकर दाफिन को मार डालेंगे। जॉन लॉन्ग, स्याओ, बाकी सब लोग मिलकर दाफिन को मारना चाहते थे। मेन टारगेट वही है क्योंकि उसके पास कई तरह के टेक्निक और काफी सारे राज हैं। उसको मारने की प्लानिंग बनाई गई है। तो प्रिंसेस कहती है, वो किलिंग ऑर्डर दिखाओ, किसने तुम्हें किलिंग ऑर्डर भेजा था? कौन सा इतना बड़ा दुश्मन आ गया दाफिन का जो उसे मरा देखना चाहता है? उसके बाद गाँव जो होता है वो प्रिंसेस को किलिंग ऑर्डर दिखा देता है। उसको देखकर प्रिंसेस हैरान हो जाती है क्योंकि वह किलिंग ऑर्डर पर्पल गार्डन सेक्ट से आया हुआ था। ये सेक्ट का जो क्वीन है वो पिछले एपिसोड में हमने देखा था प्रिंसेस और बाकी सभी लोग प्रिंसेस के रिलेटिव के यहाँ पहुँच चुके थे। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने गांव को पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी क्योंकि वही बता सकता है कि दुश्मनों का साथ उसने क्यों दिया। उसी के साथ जो प्रिंसेस ने दाफिन को टेक्निक वाली किताब दी थी उस चिकन को पसंद आ जाती है। दाफिन उससे कहता है कि तू मुझे हरा दे और ये किताब मैं तुझे दे दूंगा। तो वो चिकन दाफिन के साथ फाइट शुरू कर देता है। दाफिन ने जो उसके साथ फाइट की थी उस फाइट में वो जीत जाता है, लेकिन फिर भी वो उस चिकन को किताब दे देता और वो कहता है कि जब भी मैं किसी मुसीबत में रहूंगा तुम मेरी हेल्प करोगे, इसके बदले में मैं तुम्हें यह किताब दे रहा हूँ। जिसके बाद यह चिकन मान चुका था। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में उस चिकन ने गाँव का रास्ता रोक लिया था, उसे जाने ही नहीं देना चाह रहा था ताकि वो उसको मार डाले। दाफिन भी आकर वहाँ पे खड़ा हो जाता है ताकि वो भी चिकन का साथ दे। तो गाँव कहता है कि मैं भी ना प्रिंसेस से मिलकर आया हूँ, प्रिंसेस ने मुझे परमिशन दी है यहाँ से जाने की, इसलिए मैं जा रहा हूँ, इसलिए तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने देगी तुम्हें प्रिंसेस? मेरे सामने थोड़ी ना कहा है, मैं तुम्हारी बातों पे कैसे यकीन करूं? अगर मेरे सामने प्रिंसेस तुम्हें जाने देने की परमिशन देती है तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। दूसरी तरफ वो एल्डर से कहता है कि देखो मेरा टारगेट ये गांव है और तुम साइड हो जाओ, नहीं तो तुम बिना वजह पिट जाओगे। इसके बाद चिकन को जैसे मौका मिलता है वो अपनी चोंच में गांव को दबा लेता है और उसको दबा के बहुत पटकता है। तूने मुझे बहुत परेशान, अब मेरी बारी, अब मैं तुझे बहुत मारूंगा। गाँव को इतना नचा रहा होता है कि गाँव को चक्कर आने लगता है, लेकिन फिर भी चिकन उसे नहीं छोड़ता। जी भर के उसे मजा चखाया जा रहा था और चिकन को मोटिवेट करने के लिए दाफिन उसके लिए तालियां बजा रहा होता है और कहता है, वाह भाई और लगे रहो, और भी कसर बाकी रह गई है, इसे पूरी करने के लिए इसे और मारो। फिर उसके बाद उसका हेड कहता है, दाफिन रुक जा, इसे जाने की परमिशन प्रिंसेस ने दे दी है, मत मार इसको, तू ही चिकन को रोक सकता है, तेरी बात ही वो सुनता है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है। तो उसके बाद वो चिकन गाँव को छोड़कर प्रिंसेस के पास आ जाता है। इसकी वजह से गाँव बच चुका था, वरना वो चिकन उसे मार ही डालता। दाफिन प्रिंसेस से पूछता है कि क्या सच में आपने गाँव को जाने दिया, ये जानते हुए कि ये कितना घटिया आदमी है? तो प्रिंसेस दाफिन से कहती है, देखो दाफिन, तुम मुझ पे भरोसा रखो, जाने दो इनको यहाँ से, मैं तुमको सब कुछ आराम से और डिटेल में बाद में बताऊंगी। दाफिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो प्रिंसेस की कहने की वजह से
साइड हो जाता है और उनको वहाँ से जाने दे देता है और कहता है जा गाओ, जी ले अपनी जिंदगी, मैंने तुझे यहाँ से जाने दिया। प्रिंसेस दाफिन से कहती है कि चिकन ने इसे अच्छे से सबक सिखा दिया है, अब ये गाँव हमें परेशान नहीं करेगा, अब उसकी हिम्मत ही नहीं है हमें परेशान करने की। इसके बाद सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। दाफिन को बहुत भूख लगी थी, वो खूब खाना खाया जा रहा था। तो प्रिंसेस दाफिन से कहती है अरे यार खाना आराम से खाओ, कोई खाना छीन नहीं रहा तुमसे। लेकिन दाफिन अभी भी प्रिंसेस से परेशान था, वो उससे नाराज होता है। गाँव को जाने के लिए क्यों कह दिया, क्या हो गया था गाँव और प्रिंसेस के बीच में जो उन्होंने जाने की परमिशन दे दी। लेकिन फिर भी प्रिंसेस उसे कुछ नहीं बताती। दाफिन प्रिंसेस से कहता है कि आपके अंदर ये बीमारी कैसे आई थी, क्या बचपन से आपको ये बीमारी थी। प्रिंसेस कहती है ऐसा नहीं है, जानबूझकर मुझे लोगों ने कुछ खास तरह का पॉइजन दिया था, उस वजह से मेरे अंदर ये बीमारी आई है, बचपन से मैं ऐसी नहीं थी। जो सुनकर दिमाग गर्म हो जाता है दाफिन का। क्या सच में किसी ने आपको पॉइजन दिया था, बस उसका नाम बताइए, मैं एक एक को चुन चुन कर मार डालूंगा। तो प्रिंसेस कहती है कि इतना ज्यादा जोश अभी दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको जरूर उनके पास ले जाऊंगी। जब तुम उसके सामने होगे ना तो मैं तुमको बिल्कुल खुली छूट दूंगी, जितना मन कहे उतना उन लोगों को मार देना, लेकिन कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाने की जरूरत नहीं है। प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि दाफिन कितना अच्छे से उनका ख्याल रखता है, उसको हर एक चीज की टेंशन है प्रिंसेस को लेकर, और प्रिंसेस के दुश्मनों से कितने आसानी से लड़ने के लिए रेडी हो गया। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। तो प्रिंसेस दाफिन के साथ उन लोगों से मिलने के लिए जाती है। जब दाफिन उन लोगों को देखता है उसका दिमाग गर्म हो जाता है। ये लोग तो त्यानलोंग, जुगुन और सियाव हैं, ये सारे दुश्मन हैं जो हमारे जान के पीछे पड़े हुए थे। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो एकदम गुस्से में था, ये लोग यहाँ पर क्यों आए। त्यानलोंग प्रिंसेस से कहता है कि देखो आप श्योर हो कि दाफिन को उस चीज के बारे में बताना चाहते हो। तो प्रिंसेस कहती है हाँ ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दाफिन और मैं कई बार जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ चुके हैं। उसी टाइप के अंदर बहुत सारे खतरे हैं, लेकिन हर खतरों से दाफिन ने मुझे बताया, मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा हो चुका है, तुम उसको वो चीज बता सकते हो। त्यानलोंग यहाँ पर प्रिंसेस से कह रहा था कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं पर्पल गार्डन सेक्ट से आता हूँ। लेकिन प्रिंसेस कहती है मैं तो ऐसे नहीं मानूंगी, मुझे पहले तुम वेरीफाइड करके बताओ तुम वहाँ के हो या नहीं हो। त्यानलोंग उसके पास जो पर्पल गार्डन सेक्ट का सेट था उसके ऊपर अपना थोड़ा सा ब्लड गिरा देता है। जैसे ही उसने ब्लड गिराया था जेड वहाँ पर चमकना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो बिल्कुल सही कह रहा था, वो पर्पल गार्डन सेक्ट से ही आया हुआ है और उसने अपनी आइडेंटिटी भी प्रूव कर दी। त्यानलोंग प्रिंसेस से कहता है कि अभी भी आपको डाउट है, कुछ और भी करके दिखाना पड़ेगा क्या, जब जितना मैंने करके दिखाया वो काफी हो गया। तो प्रिंसेस कहती है मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन हो चुका है, अब बताओ तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। त्यानलोंग कहता है कि क्या करेंगे, आपको तो पता ही होगा कि हमारा टारगेट क्या है, दाफिन है। हम यहाँ पे आपसे प्यार से कहने के लिए आए हैं कि दाफिन को हमारे हवाले कर दो, हम आपसे सारी दुश्मनी को खत्म कर देंगे, उसके बाद हम आपको कभी भी परेशान नहीं करने वाले। तो दाफिन कहता है कि तुम लोग मुझे ही क्यों मानना चाहते हो, मैंने तो इससे पहले तुम लोगों को कभी नहीं देखा था, जब से मैंने प्रिंसेस को बचाने की कोशिश की है तभी से मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ, ऊपर से ऑर्डर आया, तू नहीं समझेगा। त्यानलोंग ऐसा कहता है बस तुझे मारना है, उसके बाद हम लोगों का काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तुझे जानने की जरूरत भी नहीं है कि किसने मारने का ऑर्डर दिया है। चल मैं तुझे ये वजह बता देता हूँ कि तुझे क्यों मारा जा रहा है। तुम्हारे पास जो हेवन पिलर है ना बड़ा ही मिस्टीरियस है, ऊपर से तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा अलग तरह की है, तो तू आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा बन सकता है हमारे पर्पल गार्डन के लिए। जब तक तुम हमारी सच्चाई जानोगे उससे पहले तुम्हें मार दिया जाएगा, तो आगे कोई मुसीबत ही नहीं आएगी। तो दाफिन कहता है कि देखो मैं जिंदगी में पहाड़ों में रहते हुए आया हूँ, मुझे पर्पल गार्डन सेक्ट क्या है मुझे इसके बारे में भी नहीं पता, तो आखिर तुम लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़ गए। ये कौन इंसान है जो मुझे मारना चाहता है, कम से कम मुझे उसके बारे में तो बताओ। मरने वाला इंसान ना इतनी ज्यादा बातें नहीं करता। त्यानलोंग दाफिन से कहता है और कहता है चुपचाप से मुंह बंद कर खड़ा रहे, तुझे 5 मिनट मिल रहे हैं ना, उससे पहले मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन दाफिन कहता है तू मेरा यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे साथ प्रिंसेस है और बाकी सारे लोग हैं, हम सब मिलकर यहाँ तुम लोगों की बैंड बजा देंगे और हमें कुछ भी नहीं होगा। तो त्यानलोंग कहता है प्रिंसेस तेरे साथ है, वो तो मैं अभी तुझे बताता हूँ कि वो तेरे साथ है कि नहीं है, क्योंकि वो खुद भी डरती है हमारे पर्पल गार्डन सेक्ट से, तेरी तो मदद करने ही वाली नहीं है, देख ले अभी देखना है तो। इसके बाद सारे सिपाही दाफिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, वो उसके मारने की कोशिश कर ही रहे थे। दाफिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ फाइट कर रहा था, वो उन सभी के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पर अकेला खड़ा था। वो प्रिंसेस की तरफ देखता है लेकिन प्रिंसेस देखती तक नहीं, क्योंकि वो खुद भी चाह रही थी कि दाफिन इन लोगों के साथ मारा जाए। हो सकता है कि उसने त्यानलोंग के हाथ में दाफिन को बेच दिया, त्यानलोंग दाफिन को मार डाले, उसके बाद हमारी परेशानी तो छूटेगी। कि इस पर्पल गार्डन सेक्ट से दाफिन को बहुत बुरा लगता कि मैंने प्रिंसेस के ऊपर भरोसा किया, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तो उनकी जान बचाई थी ना, तब भी उन्होंने ऐसा क्यों किया। सारे लोग मिलकर दाफिन के ऊपर अटैक कर रहे थे। दाफिन के
कई जगह शरीर में कट लग जाते हैं और खून की उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। वो चाहता तो उन लोगों के साथ फाइट बैक कर सकता था, लेकिन प्रिंसेस को उसके खिलाफ जाता हुआ देखकर उसको सदमा ही लग गया था कि उसके अंदर फाइट बैक करने की हिम्मत ही नहीं थी। यहाँ पर मार खाया जा रहा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रिंसेस ने उसके साथ गद्दारी क्यों की। वो लोग दाफेन से कहते हैं कि मेरी प्रिंसेस को पता है ना कि हमारे पर्पल गार्डन सेक्ट से पंगा लेना अंजाम उसकी तो मौत है ही, पूरे के पूरे उसके सेट की भी मौत। इसीलिए उसने अपने सेट को बचाने के लिए तुम्हें हमारे हवाले कर दिया। अब हमारी प्रिंसेस से कोई दुश्मनी नहीं है, वो आराम से रह सकती है, तू यहाँ पर मरेगा। दाफेन सबकी बात को इग्नोर करता है और डायरेक्ट प्रिंसेस से कहता है कि आपने ऐसा किया, मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेके आई, अभी तो जानबूझकर आपने गांव को छोड़ा और आप मुझे बता नहीं रही थी कि आपका प्लान था ना कि सब लोग एक साथ आ जाएंगे, तो आप मुझे उनके हवाले कर देंगे ताकि ये लोग मेरी जान ले ले। लेकिन प्रिंसेस कुछ भी नहीं कहती। दाफेन को वो किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं देती, बस दाफेन को मार खाता हुआ देख रही थी। सभी लोग दाफेन के ऊपर अटैक कर रहे थे। अब दाफेन भड़क चुका था, बस बहुत हो गया, मुझे मेरे अपनों ने धोखा दिया है तो मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा गुस्से में एक्टिवेट करता है। वो जितना पहले स्ट्रॉन्ग था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। उसके एक ही अटैक से जितने भी दुश्मन थे वो सभी उड़कर दूर फेंका जाते हैं। उनकी हालत खराब हो चुकी थी। दाफेन चिकन से कहता है तू तो मेरे साथ है, तू भी मुझे धोखा दे रहा था, तू मेरे साथ है, तू मेरे पास आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तो चिकन तुरंत ही दाफेन के पास आता है और खुद को बहुत ज्यादा बड़ा बनाते हुए दाफेन को अपनी पीठ पर बिठा लेता है ताकि वो लोग यहाँ से भाग सके। जिसके बाद दाफेन चिकन पर सवार होकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। त्यानलोंग, जुगुन और जो सभी लोग थे दोबारा से उसके पीछे पड़ जाते हैं ताकि दाफेन को पकड़कर उसको मार डाले। दाफेन चिकन पे बैठा हुआ था जिससे चिकन पूरी रफ्तार से और जान लगा के आगे बढ़ रहा था ताकि दाफेन को बचा सके। जैसे ही वो बाजार से आगे बढ़ता है पूरे बाजार में हड़कंप मच जाती है कि ये हाथी हुआ जैसा मुर्गा उड़ते हुए जा रहा है। उसके पीछे भागने लग गए थे। कैसा मुर्गा है, हमने ऐसा मुर्गा पहले कभी नहीं देखा था। त्यानलोंग और बाकी सब लोग अभी भी दाफेन के पीछे पड़े होते हैं ताकि वो उसको मार डाले। उसके पास जो सिपाही थोड़ी देर बाद प्रिंसेस से आकर कहती है दाफेन काफी ज्यादा दूर निकल चुका है, मुझे नहीं लगता कोई भी दाफेन के मुकाबले का है। त्यानलोंग, सियाओ कोई भी नहीं है। अगर फाइट भी होती तो दाफेन त्यानलोंग और सियाओ को जान से मार डालता। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दाफेन को कुछ नहीं होगा। यानी कि ये सारी चीजें प्रिंसेस जानबूझकर नहीं कर रही थी। हो सकता है उसने पहले से ही कुछ प्लान बना के रखा हो दाफेन को बचाने का। और दूसरी तरफ जो एल्डर था वो प्रिंसेस से कह रहा था आज तक कभी भी पर्पल गार्डन सेक्ट वालों ने किसी को अपना टारगेट बनाया है, वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो कभी नहीं बचता है। मेरे ख्याल से आपने सबसे बेस्ट फैसला निकाला दाफेन को उनके हवाले कर देने का। इस वजह से हमारी दुश्मनी तो छूटी पर्पल गार्डन सेक्ट से। मानना पड़ेगा आपके फैसलों का कोई जवाब ही नहीं। जो सुनकर प्रिंसेस को आ जाता है गुस्सा। वो उस एल्डर से कहती है क्या तुम मुझे धोखेबाज प्रिंसेस समझ रहे हो जो अपने दोस्तों को यहाँ पर फंसा सकती है खुद की जान बचाने के लिए? तो तुम मुझको बिल्कुल ही गलत समझ रहे हो। तुमको क्या लगता है मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया? इसके पीछे मेरी बहुत बड़ी वजह थी। उम्मीद है कि दाफेन वो वजह समझ गया होगा। मेरे खिलाफ दुश्मनी अपने अंदर नहीं रखेगा, इसलिए तुम जो बोलते हो ना उसको बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो। इसके बाद एल्डर प्रिंसेस से माफी मांगता है। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं इस तरह से कभी भी नहीं कहूँगा। मैं तुम्हारी ऐसी बातें करने से मैं 3 साल के लिए सस्पेंड करती हूँ। तुम 3 साल तक हमारे सेक्ट के एल्डर नहीं रहोगे, चले जाओ यहाँ से। जो सुनकर वो एल्डर यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जूडी प्रिंसेस से कह रही थी हमें अभी जाके दाफेन को समझाना होगा, हमने उसके साथ